विल, क्या तुम अपने फैसले को लेकर आश्वस्त हो? जेम्स ने पूछा। मेहमानों के चले जाने के बाद वह बैठक कक्ष में लौट आया। हालांकि विवाह समझौते के रद्द होने से वह अभी भी क्रोधित था, लेकिन उसे यह आभास हो रहा था कि उसका पोता कुछ गड़बड़ कर रहा है। दादाजी, क्या आपको लगता है कि मुझ जैसे सुंदर व्यक्ति को भविष्य में पत्नी ढूंढने में परेशानी होगी? विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे भी मुझ जैसे महान व्यक्ति की तो कई पत्नियां होना तय है। बिल्कुल आइंसवर्थ की तरह बोल रहे हो। जेम्स ने लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा। बिल्कुल सही। मुझे पूरा यकीन है कि हर लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के लिए लाइन में खड़ी होगी। आखिर जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो गांव की हर लड़की चाहती थी कि मैं उसका होने वाला पति बनूं। एना ने अपने पोते दादा को देखकर आंखें न घुमाने की पूरी कोशिश की। फिर उसने अपना सिर अपने पति की ओर घुमाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पिता एक आत्ममुग्ध व्यक्ति थे। हालांकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि विलियम भी बड़ा होकर वैसा ही बन जाएगा। मोड्रेड ने आह भरी और चाय की चुस्की ली। वह अपने पिता की इस बुरी आदत के बारे में लंबे समय से जानता था और बचपन से ही उसे इसकी आदत पड़ गई थी। ऐसा लगता था कि आत्ममुग्धता उनके जीन में ही निहित थी। वो कमीनी और उसका हरामजादा पति भविष्य में पछताएंगे। जेम्स ने चिढ़कर कहा। मुझे यकीन है कि उस बूढ़े मूर्ख को दिल का दौरा पड़ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके परिवार ने समझौता तोड़ा है। जेम्स ने विलियम की ओर देखा जो बड़े चाव से सेब पाई का एक टुकड़ा खा रहा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पोते ने अगाथा और एलेनोर से दुर्लभ हथियार दिखाने के लिए क्यों कहा। अगर ये हथियार किसी हथियार की दुकान में बिकते तो इनकी कीमत 1000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा होती। विल, जब तुमने उनसे उन दुर्लभ हथियारों को दिखाने के लिए कहा था तब तुम क्या सोच रहे थे? जेम्स ने पूछा। यह सवाल सुनकर अन्ना और मोड्रेड के कान खड़े हो गए। जेम्स की तरह वे दोनों भी बहुत उत्सुक थे। विलियम मुस्कुराया और अपना हाथ खोला। कुछ ही सेकंड बाद एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा उसकी हथेली से कुछ इंच ऊपर तैरने लगा। फिर बर्फ का टुकड़ा गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटी सी लौ दिखाई दी। विलियम का प्रदर्शन यही समाप्त नहीं हुआ। आग बुझ गई और उसकी जगह पानी का एक छोटा सा गोला तैरने लगा। पानी का गोला गायब होते ही कमरे में हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। अंत में विलियम की हथेली के ऊपर एक चट्टान का टुकड़ा मंडराता रहा और कुछ सेकंड तक वहीं रुका रहा, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। जेम्स, मोड्रेड और अन्ना चौंककर हौंफने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी जिसके चेहरे पर घमंडी भाव था, मानो उसने जो कुछ दिखाया वह कोई बड़ी बात न हो। विलियम ने समझाया, मैं दूसरे व्यवसायों की शक्तियों को सीख सकता हूं, बशर्ते मैं उस व्यवसाय से संबंधित कोई वस्तु धारण कर सकूं। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुरंत उनमें निपुण हो जाऊंगा। किसी भी प्रशिक्षु की तरह मुझे इन शक्तियों का उपयोग करने और उन्हें अपना बनाने के लिए शुरुआत से सीखना होगा। विलियम झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि उसने कई जॉब क्लास हासिल कर ली थी, लेकिन वे सभी शून्य स्तर की थी। अगर वह उनका पूरा फायदा उठाना चाहता था तो उसे अपने स्किल ट्री के अंतर्गत विशेष कौशल को अनलॉक करने के लिए संबंधित जॉब लेवल को बढ़ाना होगा। क्या बिजली से आपका कोई विशेष लगाव है? जेम्स हकलाते हुए बोला। संबंध? नहीं, मेरा किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं है, विलियम ने समझाया। हालांकि अगर मैं किसी विशेष पेशे से संबंधित कोई कलाकृति या हथियार धारण करता हूं तो मेरे लिए वह पेशा सीखना बहुत संभव है। जेम्स और मोड्रेड ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बड़ा वाला जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। विलियम, तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, मोड्रेड ने सलाह दी। तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। चाचा जी, मैंने सबको अपनी क्षमता के बारे में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ मौजूद हर कोई मेरा परिवार है। विलियम मुस्कुराया। अगर मैं अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर किस पर भरोसा करूं? विलियम ने अपनी क्षमता सबको दिखाकर एक बड़ा जोखिम उठाया था। हालांकि उसे विश्वास था कि सब इसे गुप्त रखेंगे। पिछले जन्म में उसका कोई परिवार नहीं था। अनाथ होने के कारण उसे कभी यह समझ नहीं आया कि परिवार का होना कैसा होता है। यही कारण था कि उसने अपनी क्षमता का खुलासा करने का फैसला किया। वह एंसेवर्थ परिवार पर भरोसा करने को तैयार था। हालांकि यह उसकी ओर से एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि यही सही कदम है। विल, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। मॉडरेट अपने भतीजे की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। एना को भी अपने पति की तरह ही महसूस हो रहा था और उसने विलियम को स्नेह भरी निगाहों से देखा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विश्वास ऐसी चीज है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल भावनाएं ही काफी होती हैं। 5 मिनट बाद जेम्स एक लकड़ी का बक्सा लेकर कमरे में लौटा। बक्से पर बहुत ही जटिल नक्काशी थी। उस पर कुछ प्रतीक चिन्ह बने हुए थे जिन्हें विलियम समझ नहीं पाया। बक्सा 2 मीटर से अधिक लंबा और 1 फुट चौड़ा था।
विलियम ने अनुमान लगाया कि डिब्बे के अंदर कोई हथियार है। अपने पोते का ध्यान डिब्बे पर केंद्रित देखकर जेम्स ने धीरे से उसका ढक्कन खोला। जैसे ही डिब्बा खोला गया, बैंगनी रंग की रोशनी की एक चमक दिखाई दी और बैंगनी बिजली की लकीरें छोटे सांपों की तरह हवा में लहराने लगी। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? विलियम की आंखें चमक उठी जब उसने बक्से के अंदर हथियार देखा। इसका नाम स्टॉर्मकॉलर है, जेम्स ने श्रद्धापूर्वक कहा। यह हमारे महान पूर्वज क्लाउड वॉन आइंसेवर्थ का हथियार है। स्टॉर्मकॉलर। विलियम ने आश्चर्य से भाले की ओर देखा। भाला कम से कम 6 फीट लंबा था। काले हैंडल पर बिजली की तरह सोने की लकीरें बनी हुई थीं। भाले का ब्लेड बैंगनी रंग का था और एक नजर में ही विलियम समझ गया कि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। आगे बढ़ो, जेम्स ने आग्रह किया। इसे रोको। जेम्स ये देखना चाहता था कि क्या विलियम भाले की शक्ति का उपयोग कर पाएगा। वह ये जानना चाहता था कि क्या आइंसेवर्थ परिवार की भविष्यवाणी उसकी पीढ़ी में पूरी होगी। विलियम ने भाले का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी सांस अटक गई। बिजली की लहरें उसके हाथों में दौड़ गईं, लेकिन इससे उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि इससे विलियम को गुदगुदी का एहसास हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग। सिस्टम ने एक ऐसे हथियार का पता लगाया है जो प्रेस्टीज क्लास को अनलॉक कर सकता है। होस्ट ने इस प्रेस्टीज क्लास को अनलॉक करने के लिए आवश्यक शर्त पूरी नहीं की है। इस प्रेस्टीज क्लास को अनलॉक करने के लिए होस्ट को पहले 2 जॉब क्लास में जॉब लेवल 40 तक पहुंचना होगा। मेजबान को डिसाइपल ऑफ थंडर नामक प्रेस्टीज क्लास प्राप्त करने में असमर्थता है। चैप्टर 22। थंडर का शिष्य विलियम बुदबुदाया। एक प्रेस्टीज क्लास। क्या यह अन्य जॉब क्लास से अलग है? इस जॉब क्लास को अनलॉक करने के लिए मुझे 2 अलग अलग जॉब क्लास में जॉब लेवल 40 तक पहुंचना होगा। पहले तो विलियम असमंजस में था, लेकिन ये क्षण भर के लिए ही रहा। जैसे ही स्टॉर्मकॉलर को पकड़े हुए उसके हाथ उत्साह से कांपने लगे, उसका असमंजस उत्साह में बदल गया। जब जेम्स ने विलियम को थंडर का शिष्य कहते सुना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक ऐसा रहस्य था जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था और केवल आइंसेवर्थ परिवार के वंशज ही स्टॉर्मकॉलर के महत्व को जानते थे। ये कैसा है? जेम्स ने पूछा। उसकी आवाज डर और उत्साह से कांप रही थी। विलियम ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। फिर उसने चमकती आंखों से अपने दादाजी की ओर देखा, मानो उसे कोई अद्भुत खिलौना मिल गया हो। जो लोग इस भाले को चलाना सीख लेंगे, उन्हें गरज का शिष्य नामक पेशा सीखने का अवसर मिलेगा, विलियम ने ईमानदारी से उत्तर दिया। लेकिन फिलहाल मैं ये पेशा सीखने में असमर्थ हूँ। फिलहाल के लिए? मोड्रेड ने पूछा। मतलब तुम इसे भविष्य में सीख सकते हो? हाँ, विलियम ने स्वीकार किया। न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल लगेंगे। सिर्फ 2-3 साल? बहुत बढ़िया। जेम्स ने मुट्ठी भींची और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तो अब से यह भाला तुम्हारा है? सच में? विलियम ने हैरानी से कहा। धन्यवाद दादाजी। हा। जेम्स ने विलियम के कंधे पर थपथपाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। कृपया बैठ जाइए। विलियम ने आज्ञा का पालन किया और सोफे पर बैठ गया। जेम्स उसके बगल में बैठ गया और अपने पोते को एक जटिल दृष्टि से देखने लगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद जेम्स ने कहा, मैं आपको तत्वों की शक्ति के बारे में कुछ बताता हूँ। तत्वों की शक्ति? विलियम ने पूछा। जी हाँ, जेम्स ने सिर हिलाया। आप मुझसे बाद में सवाल पूछ सकते हैं, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। विलियम ठीक से बैठ गया और गंभीर भाव से अपने दादाजी को घूरने लगा। अपने पोते के चेहरे को देखकर जेम्स सहमति में सिर हिलाने में असमर्थ रहा। फिर उसने अपना गला साफ किया और अपनी बात शुरू की। तत्वों की शक्तियों में सबसे आम अग्नि है, जेम्स ने समझाया। लगभग सभी जादूगर इस तत्व का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी जिनका अग्नि तत्व से कोई संबंध नहीं है, वे भी इसे कुछ हद तक उपयोग कर सकते हैं। बेशक ऐसे जादूगर भी हैं जो केवल उसी तत्व का उपयोग कर सकते हैं जिससे उनका संबंध होता है। संक्षेप में कहें तो जादूगरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम तत्व अग्नि है। दूसरा सबसे आम तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व का उपयोग करने में सक्षम लोगों की बहुत मांग होती है। क्यों? क्योंकि यह उन्हें चीजें बनाने की क्षमता प्रदान करता है। जेम्स ने विलियम को अपना व्याख्यान समझने का समय देने के लिए कुछ देर रुककर कहा, पृथ्वी की शक्ति से किले की दीवारें, पुल, घर और अन्य संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। यह एक बहुत ही स्थिर तत्व है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रक्षा कार्यों में किया जाता है। सभी तत्वों में पृथ्वी सबसे मजबूत है। फिर हमारे पास वायु तत्व है। इस तत्व का उपयोग मुख्य रूप से कल्पित बौने करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक कल्पित बौना वायु तत्व के प्रति विशेष लगाव के साथ पैदा हुआ था। बेशक उनमें से कुछ को जीवन और प्रकाश की जादुई शक्तियों का भी वरदान प्राप्त था, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
हवा कभी हल्की हवा की तरह कोमल होती है तो कभी तलवार की तरह तेज। यह इसे नियंत्रित करने वालों को उड़ने की शक्ति प्रदान करती है। बेशक, यदि आप एक निश्चित स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, तो आप आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने में भी सक्षम हो जाएंगे। अगला तत्व है जल। जल जीवन का तत्व है। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, उसी प्रकार जीवित रहने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। यह तत्व किसी शांत झील की तरह सौम्य या सुनामी की तरह उग्र हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसका जल जादू से गहरा संबंध हो, तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ विनम्रता से पेश आएं। वे सबसे मददगार दोस्त होते हैं और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर आप उनसे दोस्ती नहीं कर सकते तो उन्हें नाराज न करें। जेम्स हंस पड़ा। आपकी दादी जल विद्या में माहिर एक ज्ञानी महिला है। वह मेरे जीवन में मिली सबसे अद्भुत महिला है। अपनी दिवंगत पत्नी को याद करके जेम्स के होंठ कांपने लगे। विलियम ने अपने दादाजी के चेहरे पर आए बदलाव को देखा और उन्हें सहारा देने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए। चिंता मत करो, वह अब एक बेहतर जगह पर है और हम पर नजर रख रही है। जेम्स मुस्कुराया और फिर अपनी बात जारी रखी। दुनिया में मौजूद बाकी सभी तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल इन 4 मूल तत्वों से ही उत्पन्न हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जिनमें अंतरिक्ष, समय, प्रकाश और अंधकार का जादू शामिल है। बर्फ का जादू जल के जादू की एक शाखा है। कुछ शक्तियां 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोजन से बनती हैं। हालांकि इनमें एक विशेष तत्व है जो सबसे ऊपर है और वह है बिजली का जादू। एक ऐसा जादू जो सबसे ऊपर है? विलियम ने पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं? जेम्स मुस्कुराया। कहा जाता था कि बिजली की जादूगरी नायकों की शक्ति होती है। जो भी इस जादूगरी को सीख लेता था, महाद्वीप की ताकतें उसे खोज निकालती थी और अत्यंत सावधानी से पालती पोसती थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे गुट भी हैं जो इन तथाकथित नायकों से नफरत करते हैं, और उनमें से एक दानव जाति भी है। आखिरकार पहले नायकों को उन दानव सरदारों को हराने के लिए बुलाया गया था जिन्होंने कुछ हजार साल पहले धरती पर आतंक मचा रखा था। बेशक उन सभी में सबसे प्रसिद्ध हमारे पूर्वज क्लाउड वॉन आइंसिवर्थ थे। अपने हाथ में स्टॉर्मकॉलर लिए हुए उसने दिव्य बिजली का आह्वान किया ताकि धरती को दानव जाति के भ्रष्टाचार से शुद्ध किया जा सके। तब से राक्षस बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति की हत्या करने के लिए हद पार कर चुके हैं। इसलिए हे नन्हे शैतान, इस शक्ति का हल्के में इस्तेमाल मत करना। जिस क्षण ये शक्ति प्रकट हुई, उसी क्षण तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसे याद रखना और अच्छी तरह याद रखना। मैं समझ गया। विलियम ने सिर हिलाया। दादाजी, मैं इस शक्ति का दुरुपयोग हल्के में नहीं करूंगा। जब तक तुम समझ जाओगे तब तक ठीक है। जेम्स ने लड़के के सिर पर थपथपाते हुए कहा। तुम्हारे गले में जो हार है वह एक संग्रहणीय अंगूठी भी है। तुम इसमें हमारे परिवार की पुश्तैनी वस्तु रख सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसे सुरक्षित रखोगे। मैं वादा करता हूं, दादाजी, विलियम ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी हमारे परिवार के इस अनमोल खजाने को छू नहीं पाएगा। चैप्टर 23 आइस बुलेट। बेसबॉल के आकार का बर्फ का एक गोला गोब्लिन योद्धा के सिर की ओर तेजी से बढ़ा। टक्कर से वह दर्द से चीख उठा, लेकिन इतना दर्द उसे मार नहीं सका। मरने से पहले 2 और बर्फ के गोले गोब्लिन के शरीर से टकराए और प्रकाश के कणों में बदल गए। लेस देन प्राप्त अनुभव अंक 240 ग्रेटर देन। वर्तमान समाप्ति तिथि 4320 बटा 91207। लेस देन शेपर्ड लेवल 28 ग्रेटर देन। वर्तमान कार्य अनुभव 2400 बटा 91207। तो जादू करना कुछ ऐसा होता है, विलियम ने सोचा। अद्भुत। विलियम अपनी नई जॉब क्लास को आजमाने के लिए इतना उत्साहित था कि वह अपनी मामा एला के साथ सीधे अपने कमरे में गोब्लिन क्रिप्ट को चुनौती देने चला गया। आइस बुलेट के कुछ राउंड चलाने के बाद उस छोटे लड़के को आखिरकार अपनी नई क्षमता का उपयोग करना आ गया। हालांकि उत्साह शांत होने के बाद उसे कुछ समस्याजनक बात का पता चला। मेरी आइस मेज क्लास में एक्सपीरियंस पॉइंट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या बात है? विलियम बड़बड़ाया। सिस्टम, हेलो, क्या आप मदद कर सकते हैं? मेजबान क्या जानना चाहेंगे? अरे, यह मेरे आइस मेज सब क्लास के बारे में है। इसे कोई अनुभव अंक नहीं मिल रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? विलियम द्वारा अपने जॉब लेवल को 10 तक बढ़ाने के बाद सीपीयू कोर के अन्य कार्यों को सक्रिय करने की आवश्यकता उसके लिए सुलभ हो गई। एआई अनलॉक हो गया और विलियम के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो गया। हालांकि संवाद किसी जीवित व्यक्ति के संवाद जितना जीवंत नहीं था, फिर भी विलियम खुश था क्योंकि सिस्टम ने पिछले 9 वर्षों में उसके कुछ सवालों के जवाब देने में अच्छा काम किया था। होस्ट, आपको अनुभव अंक वितरित करने का तरीका निर्धारित करना होगा। अभी अनुभव अंक सेटिंग डिफॉल्ट पर सेट है। इसका मतलब है कि सभी कार्य अनुभव सीधे आपकी मुख्य क्लास यानी शेपर्ड जॉब क्लास में जाते हैं। मैं समझ गया।
विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सेटिंग्स कैसे बदल सकता हूं? आपको बस ये बताना है कि आप दोनों जॉब क्लास के लिए किस प्रकार का वितरण चाहते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है अनुभव अंकों को शैपर्ड और आइस मेज जॉब क्लास दोनों में समान रूप से 50/50 विभाजित करना। दूसरा विकल्प यह है कि आप अपने सभी अनुभव अंक अपने सब क्लास आइस मेज में एकत्रित कर ले ताकि उसका स्तर तेजी से बढ़ सके। मैं समझ गया। फिलहाल मेरे आइस मेज जॉब क्लास में सभी अनुभव अंक एकत्रित कर लो, विलियम ने आदेश दिया। ऑर्डर प्राप्त हुआ। लेस देन एक्सपीरियंस पॉइंट सेटिंग सफलतापूर्वक बदल दी गई है। ग्रेटर देन, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सिस्टम। विलियम ने सिस्टम को धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसे सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला। सिस्टम केवल पूछताछ और आदेशों का जवाब देता था और विलियम को इसकी कार्यप्रणाली की आदत हो चुकी थी। विलियम इस समय गोब्लिन क्रिप्ट की 7वीं मंजिल पर था। इस मंजिल पर गोब्लिन योद्धा, गोब्लिन निशानेबाज और गोब्लिन अग्रदूत फल फूल रहे थे। ये तीनों प्रकार के गोब्लिन, गोब्लिन क्रिप्ट की पहली 5 मंजिलों पर घूमने वाले गोब्लिनों के अधिक शक्तिशाली रूप थे। कुछ साल पहले विलियम ने सोचा था कि कालकोठरी में और गहराई तक जाकर वह अपने स्तर को तेजी से बढ़ा सकेगा। यह उसकी गलती थी क्योंकि वह जितना अंदर तक जाता गया, राक्षस उतने ही भयंकर होते गए। इतना ही नहीं, अधिकांश गोब्लिन 5 से 6 के समूह में रहते थे, जिससे उनका शिकार करना और भी कठिन हो जाता था। विलियम को ऊपरी मंजिलों पर लौटना पड़ा क्योंकि उस स्तर की कठिनाई पर लड़ना उसके और एला के लिए बहुत खतरनाक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों एक साथ लड़ने में माहिर होते गए। उन्होंने गोब्लिनों के लड़ाई के तरीकों को भी याद कर लिया, जिससे उनका शिकार आसान हो गया। विलियम के 8 साल का होने पर ही वे कालकोठरी की 9वीं मंजिल तक पहुंचने में सफल हुए। जब वह 9 साल का हुआ तो वह 10वीं मंजिल पर कदम रखने में कामयाब हो गया। हालांकि विलियम ने बॉस के कमरे के द्वार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि बॉस उन दोनों के लिए बहुत शक्तिशाली है, तो क्या वह बॉस के क्षेत्र में मौजूद अंगूठी को सक्रिय करके भाग पाएगा या नहीं। विलियम की सोच ये थी कि किसी बॉस मॉन्स्टर से लड़ते समय कम लेवल होने की तुलना में ज्यादा लेवल होना बेहतर होता है। इसीलिए वह कालकोठरी में हर बार उतरते समय 7वीं से 10वीं मंजिल तक ही लड़ता था। कालकोठरी के अंदर समय बीतने के संबंध में उसने एक चौंकाने वाली खोज भी की। गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर एक दिन बाहरी दुनिया में 1 घंटे के बराबर होता है। विलियम हर दिन कालकोठरी के अंदर केवल 3 दिन ही रह पाता था, जिसके बाद एक अज्ञात शक्ति उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देती थी। इसी वजह से विलियम ने अपने अन्वेषण के समय को अधिकतम करने पर जोर दिया और हर बार जब उसने विजय की अंगूठी को सक्रिय किया तो वह कालकोठरी में 3 दिन तक रहा। एक दिन की खोजबीन के बाद विलियम अपने आइस मेज क्लास को लेवल 7 तक बढ़ाने में कामयाब रहा। उसे अतिरिक्त स्टेटस पॉइंट्स भी मिले, जिससे वह बहुत खुश हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान व्यय 10,535 बटा 91,207। लेस देन आइस मेज लेवल 7 ग्रेटर देन। वर्तमान कार्य अनुभव 185 बटा 6,197। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आइस मेज स्किल ट्री में दिखाई देने वाली स्किल्स में से विलियम ने 2 स्किल्स को प्राथमिकता देने के लिए चुना। उनमें से एक थी माना रीजनरेशन, जो माना रिकवरी की गति को बढ़ाती है। विलियम ने बिना सोचे समझे इस स्किल को इसके अधिकतम स्तर यानी 10वें स्तर तक बढ़ा दिया। लेस देन माना पुनर्जनन 1010 ग्रेटर देन। निष्क्रिय माना पुनर्जनन को 100% तक बढ़ाता है। विलियम ने जिस दूसरी स्किल को चुना वह थी आइस आर्मर। लेस देन बर्फ का कवच 1010 ग्रेटर देन 5 माना पॉइंट्स। अपने चारों ओर बर्फ की एक ऐसी परत बना ले जो हाथापाई और प्रक्षेपास्त्र हमलों से होने वाले नुकसान को 30% तक कम कर देती है। आइस आर्मर के 1 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों पर ठंडक का प्रभाव लागू हो जाता है। शीत अवस्था उनकी गति और क्रियाशीलता को 30% तक कम कर देती है। यदि बर्फ का कवच जलोदर स्थिति वाले दुश्मनों के संपर्क में आता है तो प्रभावित हिस्से के जम जाने की 60% संभावना होती है। ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में 50% की वृद्धि। कौशल अवधि 30 मिनट। विलियम के लिए सुरक्षा ही सर्वोपरि लक्ष्य था। यदि कोई ऐसा कौशल होता जिससे उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती तो वह किसी शक्तिशाली आक्रमण कौशल के बजाय उसे प्राथमिकता देता। बर्फ के कवच के साथ एला एक ताकतवर योद्धा बन गई। जैसे जैसे साल बीतते गए एला अपने बच्चे विलियम के साथ साथ और भी मजबूत होती गई। एला एक अंगोरियन बकरी के रूप में 28वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक सामान्य बकरी होने के नाते उसके बुनियादी आंकड़े काफी कम थे और वह केवल एक गोब्लिन योद्धा का ही मुकाबला कर सकती थी। लेस देन शक्ति 20 ग्रेटर देन। चपलता 48। लेस देन जीवन शक्ति 12 ग्रेटर देन। लेस देन बुद्धिमत्ता 12 ग्रेटर देन। लेस देन निपुणता 7 ग्रेटर देन।
हालांकि विलियम के 4 कौशलों अर्थात बेस्टो, वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, लीडर ऑफ द हर्ड और वे ऑफ द शेपर्ड के कारण उसके दयनीय आंकड़ों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। बेस्टो स्किल एला को सभी स्टैट्स में जोड़ 1 शून्य का बोनस देता है। भेड़ की खाल में भेड़िया विलियम के नियंत्रण में मौजूद झुंड को सभी आंकड़ों में अतिरिक्त जोड़ 1 शून्य का लाभ देता है। लीडर ऑफ द हर्ड बेस्टो स्किल के समान है। विलियम द्वारा किसी को अपने झुंड का नेता नियुक्त करने के बाद उस व्यक्ति के सभी स्टैट्स में अतिरिक्त जोड़ 1 शून्य अंक जुड़ जाते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। द वे ऑफ द शेपर्ड विलियम के नियंत्रण में मौजूद पूरे झुंड के गुणों में 20% की और वृद्धि करता है, जिससे एला एक ऐसी ताकतवर जानवर बन जाती है जो आसानी से 1 दर्जन गोब्लिन को कुचल सकती है। विलियम के सभी कौशलों को लागू करने के बाद उसके अंतिम आंकड़े इस प्रकार थे। लेस देन शक्ति 20 जोड़ 4 शून्य ग्रेटर देन। चपलता 48 जोड़ 4 6 ग्रेटर देन। लेस देन जीवंतता 12 जोड़ 3 8 ग्रेटर देन। लेस देन बुद्धिमत्ता 12 जोड़ 3 8 ग्रेटर देन। लेस देन निपुणता 7 जोड़ 3 7 ग्रेटर देन। एला की बढ़ी हुई क्षमताओं ने उसे स्टेरॉइड लेने वाले ट्रोल योद्धा जितनी ताकतवर बना दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक ऐसी बकरी थी जो विध्वंसक गेंद की तरह जोरदार प्रहार कर सकती थी। वह विलियम की ताकतवर बनने की चाहत से पैदा हुई एक धोखेबाज थी। आप ये भी कह सकते हैं कि विलियम ने अपनी मां एला को युद्धों के दौरान चोट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। बर्फ के कवच के कारण विलियम आराम से चाय पी सकता था और सेब पाई खा सकता था, जबकि उसकी मां एला ने 7वीं से 10वीं मंजिल तक आसानी से विजय प्राप्त कर ली। चैप्टर 24 हम बहुत दूर आ गए हैं मां, विलियम ने अपने सामने स्थित कांस्य द्वार को देखते हुए कहा। हमने इस दिन की तैयारी के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। अब अज्ञात की ओर अंतिम कदम बढ़ाने का समय आ गया है। विलियम और एला इस समय 10वीं मंजिल पर स्थित बॉस रूम के द्वार पर खड़े थे। अपने जॉब लेवल को 8वें स्तर तक बढ़ाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब आखिरकार अपने पहले बॉस फाइट का सामना करने का समय आ गया है। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने बचे हुए स्किल पॉइंट को आइस वॉल स्किल पर लगाने का फैसला किया। लेस देन बर्फ की दीवार 1/5 ग्रेटर देन। लक्षित स्थान पर बर्फ की दीवार बनाता है। बर्फ की दीवार 2 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी है। बर्फ की दीवार की मोटाई 1 मीटर है। कौशल की अवधि 25 सेकंड। वर्तमान समाप्ति तिथि 4320 बटा 91207। लेस देन आइस मेज लेवल 7 ग्रेटर देन। वर्तमान कार्य अनुभव 185 बटा 6197। योश चलो शुरू करते हैं। विलियम ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से कांस्य द्वार को धक्का देकर खोल दिया। द्वार खोलते ही विलियम के सामने सबसे पहले एक विशाल मैदान दिखाई दिया। यह रोम के कोलिजियम जैसा था, जहां ग्लेडिएटर आपस में लड़ते थे। बॉस रूम के एक तरफ जलती हुई मशालें कतार में लगी थीं, जिनसे युद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक रहस्यमयी चमक फैल रही थी। विलियम और एला के कमरे में कुछ कदम अंदर जाते ही दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। विलियम को इस स्थिति का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसे ज्यादा फिक्र नहीं हुई। उसने तुरंत अपनी मां एला को मजबूती से तैयार किया ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। प्रदान करो झुंड का नेता, बर्फ का कवच, स्टील के हथियार। एला ने जमीन पर पैर पटके और युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। वह 1.5 मीटर लंबी थी और उसके सींग खूनी लाल रंग से चमक रहे थे। विलियम अखाड़े के किनारे खड़ा था, वह भी बॉस के आने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। कोलिजियम के पिछले हिस्से में बने चबूतरे से 2 मीटर लंबा एक बौना कूद पड़ा, जिससे कमरे में एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। वह चमड़े के कवच से ढका हुआ था और उसके पास तलवार और ढाल थी। विलियम ने अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग करके अपने दुश्मन की पहचान की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉबगोब्लिन नेता। असंख्य विकासों के बाद गोब्लिन जाति ने अंततः एक नेता को जन्म दिया है। हॉबगोब्लिन का जन्म गोब्लिन जाति की शक्ति बढ़ाने की इच्छा से हुआ है। एक हॉबगोब्लिन नेता का जन्म हॉबगोब्लिनों को युद्ध में नेतृत्व देने के लिए हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम अक्सर सोचता था कि उसकी मूल्यांकन क्षमता उपन्यासों में वर्णित क्षमताओं की तरह काम क्यों नहीं करती। आमतौर पर मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करने पर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और राक्षसों के संपूर्ण आंकड़े देख पाता था। उसने अतीत में कई बार अपने मूल्यांकन कौशल का परीक्षण किया था, लेकिन तब से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। वह केवल अपने और एला के आंकड़े ही देख सकता था। हॉबगोब्लिन नेता का विवरण पढ़ने के बाद विलियम ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपना ध्यान अपने सामने मौजूद हॉबगोब्लिन पर केंद्रित किया। हॉबगोब्लिन द्वारा एक और जोरदार दहाड़ लगाने के बाद 4 गोब्लिन योद्धा और 2 गोब्लिन निशानेबाज युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। मां, तुम हॉबगोब्लिन सरदार का ख्याल रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा, विलियम ने आदेश दिया। एला ने अपना पैर पटका और आगे बढ़ी।
उसने अपनी रश अटैक स्किल का इस्तेमाल किया और हॉबगोब्लिन पर जोरदार हमला किया। मानो एला के हमले का पूर्वाभास करते हुए हॉबगोब्लिन ने अपनी ढाल उठाए और उसके हमले को रोक दिया। हालांकि एला का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। हॉबगोब्लिन दहाड़ा और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। एला पर हमला करने के बजाय अधीनस्थों ने विलियम पर हमला कर दिया। 2 गोबलिन निशानेबाजों ने अपने तीर छोड़े, जबकि 4 गोबलिन योद्धा उनके और उनके लक्ष्य के बीच की दूरी को कम करते हुए आगे बढ़े। बर्फ की दीवार। विलियम के सामने बर्फ का एक खंभा प्रकट हुआ, जिसने तुरंत ही दोनों तीरों को बेअसर कर दिया। उस संक्षिप्त झड़प के दौरान गोबलिन योद्धा 10 मीटर की दूरी कम करने में कामयाब रहे। विलियम इस समय एक साथ कई काम कर रहा था। वह अपने नक्शे को देखने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण का भी अवलोकन कर रहा था। गोबलिन योद्धा अलग अलग होकर विलियम पर बाईं और दाईं ओर से हमला करने लगे। उनकी तलवारें वार करने के लिए तनी हुई थीं, लेकिन विलियम उन्हें रोकने के लिए पहले से ही तैयार था। बर्फ की दीवार। मैग्नम बर्स्ट। विलियम ने अपने बाईं ओर बर्फ की दीवार खड़ी कर दी और अपने दाहिने हाथ पर अपनी छड़ी से जोरदार प्रहार किया। टक्कर के कारण दोनों गोबलिन योद्धा पीछे की ओर गिर गए और उन्हें मामूली चोटें आईं। एल आकार की बर्फ की दीवार विलियम को एक तरफ से बचाव करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती थी, जिससे उसे पीछे से होने वाले अचानक हमले की चिंता नहीं रहती थी। हालांकि वह एला जितना बलवान नहीं था, लेकिन उसने निचले स्तर के इन गोबलिनों का आमने सामने की लड़ाई में सामना करने के लिए पर्याप्त युद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया था। जब तक उसका सामना किसी हॉबगोब्लिन से नहीं हो रहा था, विलियम को पूरा भरोसा था कि वह तब तक अपनी जगह पर डटा रह सकता है जब तक कि एला हॉबगोब्लिन नेता से निपटना खत्म नहीं कर देती। आइस बुलेट, आइस बुलेट, आइस बुलेट, आइस बुलेट, आइस बुलेट, आइस बुलेट। विलियम ने अपने दुश्मनों पर बर्फ की गोलियों की बौछार करते हुए हवा में थूका। ध तेरे की, मुझे जल्द ही इंस्टेंट कास्ट या चैंटलेस कास्ट सीख लेना चाहिए, विलियम ने सोचा। लगातार मंत्र बोलना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। दर्द और क्रोध से भरी चीखें बॉस के कमरे में गूंज उठी क्योंकि गोबलिन क्रोधित हो गए थे। वे विलियम की ओर बेतहाशा दौड़े, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जिएंगे या मरेंगे। विलियम ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और उसे आगे की ओर घुमाया। मैग्नम बर्स्ट। मुंह से खून बहते हुए गोबलिन हवा में उड़ने लगे। विलियम ने बर्फ की गोलियों की एक और बौछार दागी, जिससे गोबलिन प्रकाश के कणों में बदल गए। आखिरी 2। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपने सामने की बर्फ की दीवार हटा दी। विलियम पर निशाना साधने की नाकाम कोशिश के बाद दोनों गोबलिन तीरंदाजों ने हॉबगोब्लिन नेता का साथ देने का फैसला किया था। एला ने बड़ी आसानी से उनके तीरों से खुद को बचा लिया क्योंकि उसे पहले भी अनगिनत बार इसका अनुभव हो चुका था। वह राक्षसों के समूह से लड़ने की आदी थी और उसकी युद्ध क्षमता लगभग पूर्णता तक निखर चुकी थी। क्योंकि दोनों जिन्नों का ध्यान एला पर केंद्रित था, इसलिए उन्होंने अपनी ओर आती हुई 2 बर्फीली गोलियों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह गोली उनके चेहरों पर जा लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में अभी भी एक और दुश्मन मौजूद है। स्वाभाविक रूप से विलियम ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया और उनकी जान लेने के लिए बर्फ की 4 और गोलियां दागी। छोटे मोटे दुश्मनों से निपटने के बाद विलियम ने अखाड़े के कोने पर आपस में लड़ रहे 2 लड़ाकों को टकटकी लगाकर देखा। हॉबगोब्लिन नेता की ढाल पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। अंतिम हमले के साथ एला ने अपने हॉर्न असॉल्ट का इस्तेमाल किया और हॉबगोब्लिन लीडर के पेट को भेदने में सफल रही। उसने अपना हमला नहीं रोका और लड़ाई खत्म करने के लिए अपने सिग्नेचर मूव वॉल स्लैम का इस्तेमाल किया। हॉबगोब्लिन का बेजान हाथ नीचे गिर गया और प्रकाश के कणों में बदल गया। युद्ध समाप्त हो चुका था और बॉस रूम सफेद रोशनी से जगमगा उठा। प्राप्त अनुभव 12,000। वर्तमान समाप्ति तिथि 16,320 बटा 91,207। लेस देन आइस मेज लेवल 8 ग्रेटर देन। वर्तमान कार्य अनुभव 5,988 बटा 7,615। प्रकाश छंटने के बाद अखाड़े के केंद्र में एक पीतल का खजाना दिखाई दिया। विलियम ने उसे अनदेखा किया और सीधे अपनी मां एला की ओर दौड़ पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या युद्ध के दौरान उन्हें कोई चोट लगी है। पहले बॉस से लड़ाई के बाद दोनों का लेवल 1 बढ़ गया, लेकिन उनके लिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए महत्वपूर्ण यह था कि दोनों सुरक्षित थे। मी है, एला ने गर्व से मिमियाते हुए कहा, मानो वह घोषणा कर रही हो कि यह उसकी आसान जीत थी। विलियम मुस्कुराया और प्यार से अपनी मां एला के गले लग गया। भगवान का शुक्र है, आप सुरक्षित हैं, मां। मी है। बकरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ठुड्डी विलियम के कंधे पर टिका दी। विलियम ने एला की पीठ सहलाते हुए 5 बार प्राथमिक उपचार किया। हॉबगोब्लिन से लड़ाई के दौरान एला को कुछ मामूली चोटें आई थीं और विलियम द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद वे चोटें गायब हो गईं। 5 मिनट बाद विलियम और एला पीतल के खजाने के संदूक के सामने खड़े थे। पता नहीं इसके अंदर क्या है। उम्मीद है सोना होगा।
ढक्कन खोलते हुए विलियम मुस्कुराया। विलियम और एला ने संदूक के अंदर झांककर देखा कि अंदर क्या है। संदूक के तल में जूतों की एक जोड़ी पड़ी थी। क्या संयोग है, मुझे नए बूट्स की जरूरत थी। विलियम ने संदूक से बूट्स उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बिल्कुल सही समय पर मिले। अब चलो अपनी मूल्यांकन क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विंडबोन बूट्स। अपने कदमों में हल्कापन रखो, जीवन में मजबूती से आगे बढ़ो। चपलता जोड़ 3। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाह, विलियम को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जूते जादुई थे। उसके लिए हर एक चीज मायने रखती थी। उसे निचले तलों पर बिखरे संदूकों से भी इसी तरह का सामान मिला था। हालांकि निचले तलों पर संदूक मिलना एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी। पिछले 9 वर्षों में उसे केवल 3 संदूक मिले थे और उन 3 संदूकों से उसे 3 ऐसी वस्तुएं मिली जिन्हें वह आज तक पहनता है। गोब्लिन योद्धा की अंगूठी शक्ति जोड़ दो। गोब्लिन मोहरा की अंगूठी विद जोड़ दो। बुद्धिमानों का ताबीज बुद्धि जोड़ दो। अब विंडबोन बूट्स के जुड़ने से विलियम के पास 4 जादुई वस्तुएं थी जो उसके स्टैट्स को बढ़ाती थी। चलो वापस चलते हैं, माँ, विलियम ने अपने पुराने बूट्स की जगह विंडबोन बूट्स पहनकर कहा। लड़का बहुत खुश था और उसके दिल की चिंता आखिरकार गायब हो गई। बॉस फाइट उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर रही। उसने 1 साल पहले बॉस को चुनौती देने में जल्दबाजी न करने के लिए खुद की तारीफ भी की। हालांकि बॉस के खिलाफ जीतने की संभावना थी, लेकिन घायल होने की संभावना कहीं अधिक थी। वास्तविक दुनिया में केवल 2 घंटे ही बीते थे कि विलियम और एला लड़के के बेडरूम में फिर से प्रकट हुए। अपने बिस्तर पर लेटने के बजाय विलियम कालीन पर लेट गया और अपनी माँ एला को गले लगाकर सो गया। उसे लंबे समय से उसकी बाहों में सोने की आदत हो गई थी। अंगोरियन बकरी भी उसके जैसा ही महसूस करती थी। वह लंबे समय से विलियम को अपने बच्चे की तरह मानती थी। जल्द ही दोनों सो गए। विलियम को पता नहीं था कि जेम्स उसके दरवाजे के ठीक बाहर पालथी मारकर बैठा था। जैसे ही वे दोनों बेडरूम से बाहर निकले, जेम्स ने हवा में हलचल महसूस की। वह जल्दी से विलियम के कमरे में उसे देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। समझदारी भरी नजर से देखते हुए जेम्स कमरे से बाहर निकला और अपने पोते के दरवाजे के बाहर पहरा देने बैठ गया। विलियम और एला के कमरे में वापस आने का आभास होने पर भी वह हिला तक नहीं। जब वे दोनों गहरी नींद में सो गए, तभी वह अपने कमरे में आराम करने के लिए वापस गया। चैप्टर 25। विलियम एला की पीठ पर बैठा था और बकरियों को घाटी में स्थित चरागाह की ओर ले जा रहा था। वह इस समय अपने भविष्य के मार्ग के बारे में सोच रहा था। 2 अलग अलग काम करने के अनुभव के बाद लड़का एक प्रयोग करना चाहता था और अपनी उपश्रेणी बदलना चाहता था। किसी कारणवश वह अपनी मुख्य नौकरी की श्रेणी नहीं बदल सका। सिस्टम के अनुसार उसने जो पहली नौकरी सीखी थी वही उसकी स्थायी मुख्य श्रेणी बनी रहेगी, यानी वह चरवाहे की नौकरी को किसी अन्य श्रेणी से नहीं बदल सकता था। हालांकि विलियम निराश था, फिर भी उसने सोचा कि शेपर्ड जॉब क्लास का होना अच्छा ही था। आखिरकार अगर उसने इसे सही समय पर हासिल न किया होता तो वह अब तक अपने दूसरे पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहा होता। फिर भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि 1 से अधिक जॉब क्लास रखना कितना मुश्किल है, विलियम ने सोचा। एक जॉब क्लास को 40वें स्तर तक ले जाने में समय लगता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रेस्टीज क्लास तभी अनलॉक होंगी जब विलियम 2 जॉब क्लास में लेवल 40 तक पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि आर्चर क्लास को हंटर, रेंजर, स्काउट, ट्रैकर या इसके किसी भी उन्नत जॉब क्लास में अपना पेशा बदलने के लिए पहले जॉब लेवल 40 तक पहुंचना आवश्यक था। विलियम को अपने शेपर्ड जॉब क्लास को लेवल 28 तक अपग्रेड करने में 9 साल लग गए। जाहिर है, धीमी गति से लेवल बढ़ने का कारण उसकी सावधानी थी। निचले स्तर के राक्षसों से ज्यादा अनुभव अंक नहीं मिलते थे, इसलिए उसका लेवल बढ़ना सीमित था। फिर भी विलियम को अपने पहले बॉस से लड़ने से पहले पर्याप्त कौशल और क्षमताएं हासिल करने के अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। अधिकांश खेलों में बॉस मॉन्स्टर्स से लड़ते समय कम लेवल होने की तुलना में अधिक लेवल होना बेहतर होता है। विलियम किसी भी बात का पछतावा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर कभी ऐसा समय आया भी तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। फिलहाल उनके आइस मेज का जॉब लेवल 8 था। उसके पास वर्तमान में माना रीजनरेशन, आइस आर्मर और आइस वॉल जैसी क्षमताएं थीं। कुछ घंटे पहले ही उसने हॉबगोब्लिन सरदार से लड़ाई की थी। 11वीं मंजिल उनके लिए बिल्कुल अनजान थी और विलियम को नहीं पता था कि जब वह अपनी मामा एला के साथ उस मंजिल पर कदम रखेगा तो उसे किस तरह के गोब्लिन का सामना करना पड़ेगा। आज रात पता चल जाएगा, विलियम ने अपने सामने की घाटी को देखते हुए बुदबुदाया। ओए विलियम, थियो ने दूर से चिल्लाकर कहा। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं थोड़ा देर से उठा, विलियम ने जवाब दिया। फिर वह एला से उतरा और उसके गले लग गया। माँ, मैं झुंड को आपकी देखरेख में छोड़ रहा हूँ। मी है, एला ने मिमियाया और उसके पीछे बाकी बकरियां 3 पंक्तियों में व्यवस्थित हो गईं।
फिर वह उन्हें उनके झुंड के लिए निर्धारित क्षेत्र में ले गई। विलियम चलकर उन अन्य चरवाहों के पास गया जहां वे विश्राम कर रहे थे और थियो के बगल में बैठ गया। लोंट कस्बे में 6 वरिष्ठ चरवाहे और 5 प्रशिक्षु थे। थियो के पिता मार्कस चरवाहों में सबसे वरिष्ठ थे। थियो और विलियम दोनों प्रशिक्षु थे और बकरियों भेड़ों की देखभाल के अलावा उनके पास ज्यादा काम नहीं था। चूंकि दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, इसलिए दोनों की आपस में अच्छी बनती थी। दूर से एक चीख सुनाई दी और वरिष्ठ चरवाहों में से एक ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। हवा में एक बाज घाटी के ऊपर चक्कर लगा रहा था और उसकी आंखें अपने आसपास के वातावरण को किसी भी ऐसे खतरे की तलाश में देख रही थी जो झुंड को नुकसान पहुंचा सकता था। उस बाज के पंखों का फैलाव 3 मीटर से अधिक था। वह लोंट के वरिष्ठ चरवाहों में से एक जॉन का पालतू जानवर था। उसका नाम ब्लिट्स था। मुझे लगता है कि आज घाटी में एक और शांतिपूर्ण दिन होगा, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। शांति हमेशा अच्छी बात होती है, मार्कस ने दूर देखते हुए जवाब दिया। उसके बगल में एक जंगली सूअर लेटा हुआ था। यह मार्कस का पालतू जानवर था और इसका नाम थंडर था। हाँ, जॉन ने स्वीकार किया। फिर उसने पेड़ों की छांव में आराम कर रहे बच्चों की ओर देखा। जब उसकी नजर विलियम पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मार्कस ने जॉन की निगाहों का पीछा किया। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे के साथ हंस रहे लड़के पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह वाह वाह, मार्कस ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। लगता है कुछ सालों बाद एक और उपद्रवी सामने आने वाला है। बिल्कुल, जॉन ने सिर हिलाया। एंसेवर्थ परिवार मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है। मुझे लगता है कि अब शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सहमति भरी नजरें मिलाईं और फिर अपने अपने काम पर लौट गए। कुछ घंटे बीत गए और सूरज अपने चरम पर पहुंच गया। सभी चरवाहे घाटी के सबसे बड़े पेड़ की छाया में दोपहर का भोजन करने के लिए इकट्ठा हुए। प्रशिक्षु चरवाहे अपनी सामान्य जगह पर एक साथ बैठे और अपने हाल के कारनामों की कहानियां साझा करने लगे। विलियम मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था। थियो और बाकी लोग अपनी हालिया शरारतों के बारे में बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। उनकी कहानियां अतिशयोक्ति से भरी थीं, मानो वे ड्रैगन से लड़कर उनके ठिकानों में छिपे खजाने को हथियाने वाले नायक हों। विलियम का मन तो उन्हें गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर अपने कारनामों के बारे में बताने का कर रहा था, लेकिन लड़का जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अचानक एक तीखी चीख ने घाटी के खुशनुमा माहौल को भंग कर दिया। जॉन, मार्कस और अन्य वरिष्ठ चरवाहे तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए, जो कि देखना बहुत ही दुर्लभ बात थी। ब्लिट्स ने एक और चीख मारी और इस बार ये बहुत ही घबराहट भरी लग रही थी। भयानक भीड़ ये, और वे सैकड़ों की संख्या में हैं, जॉन ने बताया। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। जॉन द्वारा वर्तमान स्थिति की सूचना देने के बाद मार्कस ने 2 कार्य किए। सबसे पहले उसने आकाश की ओर एक काली गेंद फेंकी। काली गेंद फट गई और घाटी के ऊपर आकाश में 2 काली तलवारें एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दी। दूसरी बात जो उसने की वह थी एक छोटी सी स्टील की सीटी निकालना। उसने उसे बजाया जिससे चर रहे पशुओं के झुंड ने ध्यान से अपनी गर्दन ऊपर उठा ली। थंडर, इन्हें पकड़ो, मार्कस ने आदेश दिया। जंगली सूअर गुर्राया और दूर मौजूद भेड़ों और बकरियों की ओर दौड़ पड़ा। उसने एक लंबी और तीखी चीख मारी, मानो कोई शाही फरमान सुना हो। भेड़ें तेजी से उनकी ओर चल पड़ी। अवा, बच्चों को वापस गांव ले जाओ, मार्कस ने आदेश दिया। बाकी लोग पीछे पीछे आएंगे। वरिष्ठ चरवाहों में इकलौती महिला अवा ने तुरंत आदेश दिया। थियो, विलियम और तुम सब शरारती बच्चे मेरे साथ आओ। लेकिन हमारे पशुओं का क्या होगा? थियो ने पूछा। क्या हो रहा है? भेड़ियों का झुंड हम पर टूट पड़ा है, एवा ने समझाया। हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मामा एला, विलियम चिल्लाया। हम वापस कस्बे जा रहे हैं। झुंड को वापस बुलाओ, मीह। एला ने मिमियाए और उसके नेतृत्व में भेड़ों का झुंड उसके साथ दौड़ने लगा। थियो और अन्य प्रशिक्षु इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यहां तक कि एवा भी विलियम के अपने झुंड पर नियंत्रण देखकर दंग रह गई। विलियम चुपचाप नहीं बैठा रहा और एला की ओर दौड़ा। वह तुरंत उसकी पीठ पर सवार हो गया और दोनों अपने अपने आश्रितों के पीछे खड़े हो गए। अवा होश में आए और बच्चों को पूरी तेजी से भागने का आदेश दिया। सफेद बकरियों और भेड़ों का एक विशाल झुंड व्यवस्थित ढंग से पीछे हटने लगा। आसमान में मंडराते बाज की चीखें सुनकर वरिष्ठ चरवाहों के चेहरे गंभीर हो गए। हे भगवान, ये सोचकर ही दुख होता है कि हम एक भयानक आपदा के रास्ते में आ जाएंगे, जॉन ने कहा। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व तो 2 शताब्दी आपदाएं और 1 सहस्राब्दी आपदा कर रही है। नोट, स्तरों के अलावा कहानी में ऐसे उदाहरण भी होंगे जहां राक्षसों को शताब्दी, सहस्राब्दी और असंख्य राक्षसों के रूप में नामित किया जाएगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये राक्षस 100, 1000 और 10,000 पुरुषों जितने शक्तिशाली हैं।
चिंता मत करो, मैंने संकेत भेज दिया है, मार्कस ने जवाब दिया। भले ही झुंड खो जाए, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे सुरक्षित रूप से कस्बे लौट आएं। सब लोग, आप में से किसी को भी मरने की इजाजत नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बूढ़े मार्कस, मरने वाला सिर्फ तुम ही होगे। लॉन्च में इतने रोमांचक घटनाक्रम को हुए काफी समय हो गया है, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता आयोजित करें? वही पुराने नियम। बिल्कुल, तुम कमीनों ने हद पार नहीं की, मार्कस गुस्से से बोला। मुझे पता है कि उन हजारों खूंखार भेड़ियों और उनके अखबारों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन शताब्दी और सहस्राब्दी के राक्षस कमजोर नहीं है। जब बच्चे सुरक्षित रूप से लूंट पहुंच जाएं, तभी तुम अपना उत्पात मचा सकते हो। तब तक तुम सब पीछे डटे रहोगे। अन्य वरिष्ठ चरवाहों ने चिढ़कर जवाब दिया। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे छोटे मोटे जानवरों को आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन शताब्दी और सहस्राब्दी के जानवर उनके लिए सिरदर्द बने हुए थे। सच तो यह है कि उनमें से किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वे इस लड़ाई में बच पाएंगे। वे बस एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे थे ताकि बच्चों को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। भेड़ियों के प्रकोप से निपटने के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी। अगर गांव के बाकी लोग समय पर पहुंच जाते तो वे इस आपदा से बच सकते थे। विलियम लगातार पीछे की ओर देखता रहा। एला की पीठ पर सुरक्षित रूप से सवार होने के कारण उसे पूरा भरोसा था कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। हालांकि आवा, थियो और अन्य चरवाहे पैदल ही भाग रहे थे। विलियम ने उनके साथ रहने और जरूरत पड़ने पर मदद करने का फैसला किया। ब्लिट्स द्वारा अपनी ओर दागी गई बिजली से बचने के प्रयास में घाटी में एक लंबी चीख गूंज उठी। हवा में मंडराते हुए बाज ने चुनौती भरी चीख मारी। विलियम ने अपना ध्यान वापस घाटी की ओर केंद्रित किया। ईगल आई स्किल की बदौलत उसकी दृष्टि औसत व्यक्ति से कहीं अधिक दूर तक देख सकती थी। तभी उसने घाटी के पूर्वी छोर पर एक काली लहर को उभरते हुए देखा। उग्र ज्वार की गति काफी तेज थी और विलियम जानता था कि यह केवल समय की बात है कि वह उन्हें अपनी चपेट में ले लेगी। विलियम ने हजारों 2 मीटर ऊंचे खूंखार भेड़ियों को देखा, जिनके काले फर थे और आंखें लाल थीं। वे उनकी दिशा में दौड़ रहे थे। मौत की लहर को आते देख थियो और बाकी बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। अचानक उनके पैर दौड़ने लगे और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पीछे से मोर्चा संभालो, मार्कस ने आदेश दिया। वह थंडर नामक जंगली सुअर पर सवार था और एक के बाद एक आदेश दे रहा था। हमारी प्राथमिकता कस्बे तक पहुंचना है। उससे पहले तुम में से किसी भी कमीने को मरने की इजाजत नहीं है। जॉन ने अपने भंडारक छल्ले से एक काला धनुष निकाला और हवा में ऊंची छलांग लगाई। बाज का आकार इतना बढ़ गया कि उसके पंखों का फैलाव 6 मीटर तक पहुंच गया। जॉन ने कमान खींची और भेड़ियों के झुंड पर तीरों की बौछार कर दी। जैसे ही जॉन ने अपने निशाने पर वार किया, हवा में खून के छींटे उड़ने लगे। तभी उसकी ओर एक और बिजली गिरी। 1000 आदमियों वाले दानव द्वारा दागी गई लंबी दूरी की जादुई शक्ति से बचने के लिए ब्लिट्स ने तुरंत नीचे की ओर गोता लगाया। अन्य वरिष्ठ चरवाहों ने झुंड की रक्षा के लिए अपने हथियार निकाल लिए। वे सभी अतिरिक्त सैनिकों के आने तक यथासंभव समय निकालने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर 26। धत्तेरे की 100 से ज्यादा भेड़िए उसके पास से तेजी से गुजरे तो मार्कस ने जोर से गाली दी। वह जानता था कि 5 आदमियों के लिए अकेले भेड़ियों के इस बेकाबू झुंड को रोकना नामुमकिन था। जॉन 1000 साल पुराने राक्षस के खिलाफ डटकर खड़ा था और उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींचे हुए था। बाकी वरिष्ठ चरवाहे अपने हथियारों से भेड़ियों पर हमला कर रहे थे और उनके चारों ओर लाशों का ढेर लगा हुआ था। मार्कस की तरह वे भी इस हमले से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनी स्थिति बिगड़ते देख मार्कस अपने साथियों को बचाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। थंडर ने जोरदार गुर्राहट की और उसका शरीर आकार में बढ़ता गया। जो भेड़िए उसके रास्ते में खड़े हुए, वे उसके नुकीले दांतों से घायल हो गए और उसके हमले के साथ ही उड़ गए। 4 मीटर ऊंचा जंगली सुअर आसानी से दूसरे चरवाहों तक पहुंच गया और उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ने दिया। फिर वह तेजी से पीछे हट गया ताकि उन बच्चों से मिल सके जो भेड़ियों के झुंड का शिकार होने वाले थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्फ का कवच, 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 बर्फ का कवच। विलियम, एला, आवा, थियो और बाकी बच्चों को नीले रंग की धुंध ने घेर लिया। विलियम भेड़ियों को अपनी ओर आते हुए देख सकता था और उसने अपरिहार्य लड़ाई के लिए तैयार होने का फैसला किया। एवा ने 2 छोटी तलवारें बुलाई और डटकर मुकाबला करने की तैयारी की। हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर पवन की तलवारें चक्कर लगा रही थीं। मैं तुम बच्चों को थोड़ा समय देती हूँ, एवा ने घोषणा की। विलियम, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। विलियम ने सिर हिलाया। मरना मत आंटी एवा। अरे बेवकूफ, ये तो सिर्फ भेड़िए के बच्चे हैं। ये मुझे कैसे मार सकते हैं? आनाकानी बंद करो और जाओ, एवा ने आदेश दिया। बच्चों ने सिर हिलाया और जंगल की ओर तेजी से दौड़ पड़े।
लोंट कस्बे की ओर जाने वाली मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले उन्हें यही आखिरी बाधा पार करनी थी। एवा जानती थी कि अगर बच्चे जंगल से सुरक्षित निकल जाए तो यह एक चमत्कार ही होगा। अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए उसने अपने चारों ओर हवा के ब्लेडों की संख्या बढ़ा दी। वह जितना हो सके उतना समय हासिल करना चाहती थी। बच्चों के जीवित रहने या न रहने की बात तो वह केवल ईश्वर से उनकी दया की प्रार्थना ही कर सकती थी। विलियम ये भी जानता था कि इतनी तेज गति से उनके लिए जंगल से भागना असंभव होगा। हताशा में अचानक लड़के के दिमाग में एक विचार आया। थियो, बाकियों को लेकर उस पेड़ पर चढ़ो, विलियम ने आदेश दिया। ध्यान रखना, जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ना और बिल्कुल भी आवाज मत करना। बच्चे पहले तो हैरान हुए, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए कि विलियम उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और दूर स्थित ऊंचे पेड़ की ओर दौड़ पड़े। तुम्हारा क्या होगा? थियो ने पूछा। कहीं तुम अकेले ही उन भेड़ियों का सामना तो नहीं करने वाले? तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब यहीं मर जाएंगे, विलियम ने गंभीर भाव से जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं इतना जवान और इतना सुंदर हूं कि मर नहीं सकता। ये भेड़िए मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और तो और, मेरी मां मेरी रक्षा के लिए यहाँ है। मी एला में मी आई। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था और उसके सींग खूनी लाल रंग से चमकने लगे। ठीक है, कृपया सावधान रहें। थियो जानता था कि विलियम सही कह रहा था। ये जीवन और मृत्यु का क्षण था और अगर वे जरा भी हिचकिचाए तो उन सभी की जान चली जाएगी। विलियम अपने दोस्तों को जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हुए देख रहा था। उसे नहीं पता था कि भेड़िए पेड़ पर चढ़ सकते हैं या नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि वे उन चार दुबले पतले इंसानी बच्चों की तुलना में उन गोल मटोल भेड़ों की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन आइनसिवर्थ। जाति आधा एल्फ। स्वास्थ्य अंक 1950 बटा 1950। माना 1280 बटा 1350। कार्य वर्ग चरवाहा स्तर 28। उपश्रेणी आइस मेज स्तर 8। लेस देन शक्ति 20 जोड़ 2 ग्रेटर देन। लेस देन चपलता 30 ग्रेटर देन। लेस देन जीवन शक्ति 20 जोड़ 2 ग्रेटर देन। लेस देन बुद्धि 54 जोड़ 2 ग्रेटर देन। लेस देन निपुणता 10 जोड़ 2 शून्य ग्रेटर देन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम ने अपने निराशाजनक आंकड़ों को देखा और गहरी सांस ली। सिस्टम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, विलियम ने कहा। मेजबान के आदेश की प्रतीक्षा है। क्या मेरे अधीन झुंड पर सामूहिक वरदान का प्रयोग करना संभव है? यह संभव है। लेस देन विशेष कौशल का निर्माण करना, ग्रेटर देन। मेजबान ने यह कौशल सीख लिया है, सामूहिक प्रदान करना, ग्रेटर देन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सामूहिक प्रदान 500 माना पॉइंट्स। आपके झुंड में शामिल सभी प्राणियों के आंकड़ों को 10 अंक बढ़ाएं। इस कौशल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। कौशल की अवधि 2 घंटे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सामूहिक वरदान। विलियम ने बिना पलक झपकाए इस कौशल का प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके माना अंक नाटकीय रूप से कम हो गए। उसके झुंड में शामिल 50 बकरियां चमक उठी क्योंकि उनकी शक्तियां बढ़ गईं। विलियम ने अपने माना पूल में बचे हुए दयनीय माना पॉइंट्स को देखकर आह भरी। माना रीजनरेशन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विलियम की कम बुद्धि के कारण उसकी माना ऊर्जा का पुनर्जनन हर 2 सेकंड में केवल एक ही बढ़ता था। हर 2 सेकंड में एक माना ऊर्जा का बढ़ना तेज लग सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में यह युद्ध का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विलियम ने अपने अधीन बकरियों का निरीक्षण किया और उनके गुणों की जांच की। मास बेस्टो, वे ऑफ द शेपर्ड और वुल्फ इन शीप्स क्लथिंग जैसी शक्तियों के कारण अंगोरिया की बकरियां अब औसत डायर वुल्फ से थोड़ी अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नस्ल अंगोरियन बकरी। हिट पॉइंट्स 580 बटा 580। माना 260 बटा 260। लेस देन शक्ति 2 जोड़ 2 4 ग्रेटर देन। लेस देन चपलता 3 जोड़ 2 5 ग्रेटर देन। लेस देन जीवन शक्ति 4 जोड़ 2 5 ग्रेटर देन। लेस देन बुद्धि 2 जोड़ 2 4 ग्रेटर देन। लेस देन निपुणता 2 जोड़ 2 4 ग्रेटर देन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम जानता था कि उसकी छोटी सी सेना उन सैकड़ों खूंखार भेड़ियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो उन पर हमला करने वाले थे। उसे इस बात का भी गहरा दुख था कि एला को छोड़कर उसका पूरा झुंड नष्ट हो जाएगा। फिर भी उसने दांत पीसते हुए बकरियों को दूर भागती हुई भेड़ों की ओर दौड़ने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों भेड़िए जंगल में घुस आए और धरती कांप उठी। उनकी भयानक दहाड़ों से विलियम के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी इंद्रियां सतर्क हो गईं।
युद्ध की तैयारी करो, विलियम ने आदेश दिया और अंगोरियन बकरियां भी आकार में खड़ी हो गईं। वह बहुत पहले ही एला से उतरकर उनसे कुछ ही दूरी पर स्थित एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था। वह जानता था कि उसे अपने साथ रखने से वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकेगी। हालांकि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनका मानना था कि यही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। सभी बकरियों ने अपने सिर नीचे कर लिए और उनके सींग बाहर की ओर निकले हुए थे। एला का भव्य रूप उनके सामने एक सेनापति की तरह खड़ा था, मानो वह अपने सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व कर रही हो। कुछ ही सेकंड बाद खूंखार भेड़िए नजर आने लगे। उनकी भयानक शक्ल और नुकीले दांतों को देखकर विलियम कांप उठा। अगर उसने पेड़ की छाल को मजबूती से न पकड़ा होता तो शायद सदमे से वह पेड़ से गिर ही गया होता। माँ, कृपया सुरक्षित रहना, विलियम ने प्रार्थना की। वह पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन गैविन, इससे लिली और डेविड से मिलने के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। क्रोधित भेड़ियों का झुंड खून से लाल आंखों वाली उन 51 बकरियों की ओर दौड़ा। वे भोजन की तलाश में कई मील का सफर तय कर चुकी थीं। हालांकि उन्होंने रास्ते में कुछ शिकार पकड़ लिया था, लेकिन वह हजारों बकरियों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके सामने खड़ी बकरियां बहुत गोल मटोल लग रही थीं, खासकर वह बकरी जिसके सिर पर लाल सींग थे। पागल जानवरों की तरह वे जोश से बकरियों के झुंड पर झपटे। मी, एला ने इशारा किया और उसके आदेश पर बकरियां आगे बढ़ गईं। दांतों, सींगों और पंजों की टक्कर से शिकारी और उसके शिकार के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। खून हवा में फैल गया क्योंकि भेड़िए और बकरियां एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगे। उस शुरुआती झड़प में 10 बकरियां मारी गईं, जबकि 60 खूंखार भेड़ियों को भाले पर लटकाकर मार डाला गया। लेस देन प्राप्त अनुभव 18,000 ग्रेटर देन। विलियम ने सूचना देखी और उसे बहुत दुख हुआ। अगर यह सामान्य स्थिति होती तो शायद वह मिले हुए अनुभव अंकों के कारण खुशी से झूम उठता, लेकिन अपने हाथों से पाली और देखभाल की हुई बकरियों को अनुभव अंकों के बदले अपनी आंखों के सामने मरते देखना उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा रहा था। उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे, लेकिन उनकी तुलना उस खून की नदी से नहीं की जा सकती थी जो इस समय धरती को लाल कर रही थी। उसने बलिदानों के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके सामने प्रकट हुई वास्तविकता को देखकर उसका दिल दहल गया। चैप्टर 27। मी, एला ने क्रोध से हमला किया और उस खूंखार भेड़िए को गिरा दिया जो उसके एक साथी पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था। लड़ाई शुरू हुए अभी सिर्फ 2 मिनट ही बीते थे और उनकी टुकड़ी में सिर्फ 18 बकरियां बची थीं। एला ने आगे बढ़कर अन्य बकरियों का नेतृत्व किया और भेड़ियों के झुंड पर आक्रामक ढंग से हमला किया। उनका निशाना झुंड के केंद्र में खड़ा 3 मीटर लंबा धूसर भेड़िया था। अल्फा वुल्फ दहाड़ा और भेड़ियों को इकट्ठा करके पास आ रही बकरियों से भिड़ने के लिए प्रेरित किया। ये झड़प भीषण थी, जिसमें अल्फा वुल्फ की मौत के बदले 5 और बकरियों ने अपनी जान गंवाई। ये तीसरा अल्फा वुल्फ था जिसे एला ने मारा था। प्रत्येक अल्फा वुल्फ 40 से 50 डायर वुल्फ का नेतृत्व करता था। उनके नेतृत्व को नष्ट करने के लिए एला ने इन भेड़ियों को अपनी प्राथमिकता बनाने का फैसला किया। उसके सफेद कोट पर काफी समय से खून लगा हुआ था। विलियम को नहीं पता था कि खून भेड़ियों का था या एला के शरीर का। उसे बस इतना पता था कि उसकी मां बेकाबू हो गई थी। शायद हवा में फैली खून की गंध या अपने अधीनस्थों की मौत के कारण झुंड की नेता अब खून की प्यासी थी। यहां तक कि खूंखार भेड़िए, जिन्होंने पहले सोचा था कि उन्हें शिकार मिल गया है, उससे ऐसे बचते रहे जैसे वह कोई बीमारी हो। अल्फा भेड़ियों को खोने के बाद भेड़ियों की टुकड़ी अस्त व्यस्त हो गई। वे अब उस पागल बकरी और उसके साथियों से लड़ना नहीं चाहते थे। इसके बजाय वे दूर भागती हुई भीड़ों के पीछे दौड़ पड़े। उसी क्षण एला अपनी बेकाबू अवस्था से उबरकर होश में आए। एला ने मिमियाए और बची हुई 13 बकरियां उसके पास इकट्ठा हो गईं। थकान के कारण उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जोश अभी भी बरकरार था। विलियम जानता था कि अगर एला उन्हें आदेश दे तो ये बकरियां अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर टूट पड़ेंगी और उसके आदेश का पालन करेगी। सौभाग्य से एला ने ऐसा नहीं किया। गोब्लिन क्रिप्ट में हुए युद्धों का अनुभव करने के बाद उसकी बुद्धि में बहुत वृद्धि हुई थी। हालांकि वर्तमान एला एक इंसान जितनी बुद्धिमान नहीं थी, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। भगवान का शुक्र है, विलियम ने राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि एला खूंखार भेड़ियों से जान की बाजी लगाकर लड़े। लड़के ने भेड़ियों की ओर देखा जो अब भेड़ों को निशाना बना रहे थे और उनकी संख्या गिनने की कोशिश की। उसके अनुमान के अनुसार भेड़ियों की संख्या अभी भी लगभग 400 थी। राहत की बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने एला और बाकी बकरियों को अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने कमजोर इरादों वाली भेड़ों को ज्यादा सुरक्षित निशाना समझा। एला उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन उसने अपने झुंड के सदस्यों को प्राथमिकता दी। उसने खूंखार भेड़ियों को कुछ मिनटों तक रोके रखने के लिए अपने परिवार के कई सदस्यों की बलि दे दी थी।
झुंड की मुखिया होने के नाते उसने यह माना कि उसके अधीनस्थ अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और अब लड़ने में सक्षम नहीं थे। ऐसी स्थिति में उसने उन्हें केवल सतर्क रहने और अपनी जगह पर डटे रहने का आदेश दिया। एला और शेष बकरियों ने अपनी जगह पर डटे रहने के बावजूद युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों भेड़ियों के शव बिखरे पड़े थे। विलियम के झुंड के हिस्से के रूप में उन्होंने स्टील आर्मामेंट, रश अटैक और हॉर्न असॉल्ट जैसे कौशल भी सीखे थे। इन कौशलों के कारण ही वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और उन्हें अपने खुरों के नीचे कुचलने में सक्षम थे। 163 240 अनुभव अंक। एला और उसके साथियों ने डायर वुल्फ पैक के खिलाफ 15 मिनट की लड़ाई के दौरान इतने अनुभव अंक अर्जित किए थे। एला के दल की सभी बकरियां अब 18वें स्तर पर पहुंच चुकी थीं। संक्षेप में, वे भोली भाली और शांत बकरियां नहीं थी जो पहले आलस से चरागाहों में चरती थीं। उनमें से एक ही 3 खूंखार भेड़ियों को 3 बनाम 1 की लड़ाई में हराने के लिए काफी था। भेड़ों के वध की बेबस चीख विलियम के कानों तक पहुंची। उसकी बकरियों के विपरीत, जिन्हें उसने शक्तियां और कौशल प्रदान किए थे, भेड़ें वास्तव में पालतू जानवर थीं। सैकड़ों खूंखार भेड़ियों के सामने वे केवल दहशत में चीख सकती थीं और जिंदा ही खाई जा सकती थीं। 200 से अधिक भेड़ें भेड़ियों के हमले का शिकार हो गईं, जबकि शेष जानवर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। भेड़ियों के भोजन के उन्माद के बीच विलियम ने शहर की दिशा से भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ते हुए 4 परिचित आकृतियों को देखा। क्या ये मिस्टर शॉन नहीं है? विलियम ने सोचा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाथों में बेलन लिए एक आदमी निडर होकर भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ा। वह लोंट का बेकर था और उसका नाम शॉन था। विलियम घाटी जाने से पहले हर हफ्ते उसकी दुकान से एक रोटी खरीदने जाता था। शॉन बहुत ही दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। लोंट में रहने वाले हर किसी की तरह उनका स्वभाव भी बेफिक्र था और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन इस समय कस्बे के बेकर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद बेलन बड़ा होकर 2 मीटर लंबे चांदी के बेलन में बदल गया। क्रोध से दहाड़ते हुए शॉन दावत उड़ा रहे भेड़ियों पर झपटा और मौत के बेलन को जोर से घुमाया। उसके हमले के रास्ते में आने वाले भेड़ियों के सिर तरबूज की तरह फट गए। धिक्कार है। बेकर की क्रूरता पर विलियम लगभग गुस्से से चिल्ला उठा। बेकर के पीछे खड़े 4 अन्य लोगों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और उसके साथ मिलकर हत्या करने में शामिल हो गए। हेलेन, जिससे विलियम अक्सर आंटी हेलेन कहकर बुलाता था, उनके आइंसवर्थ परिवार की नौकरानी थी। उसके कुछ कपड़े हेलेन ने ही सिले थे और वे सभी अच्छी गुणवत्ता के थे। अब वही आंटी, जिसने विलियम के बचपन में अनगिनत बार उसकी पीठ साफ की थी, फिलहाल सिर्फ हाथ हिलाकर भेड़ियों के सिर काट रही थी। विलियम को अपनी चाची हेलेन की उंगलियों से जुड़े सुनहरे धागे धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे, जो एक लचीली तलवार की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। गंदे कमीने, हेलेन ने थूकते हुए कहा। अगर मेरे छोटे विलियम को तुम हरामखोरों ने चोट पहुंचाई तो मैं कसम खाती हूं कि मैं इस राज्य के सभी भेड़ियों के झुंडों का सफाया कर दूंगी। आंटी, चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूं। अपनी आंटी हेलेन की चिंता देखकर विलियम को बहुत अच्छा लगा। युद्ध के मैदान में आंटी हेलेन की शालीनता देखकर उसने मन ही मन उन्हें 4 अंगूठे ऊपर करके धन्यवाद दिया। हेलेन जहां भी जाती, सारे भेड़िए टुकड़ों में कटे हुए मिलते थे। भेड़ियों के झुंड से भिड़ने वाले 2 अन्य लोग लोंट टाउन के नाई और दंत चिकित्सक थे। लोंट कस्बे के नाई श्री बॉन्डर का हेयर स्टाइल सबसे अनोखा था। विलियम अक्सर सोचता था कि क्या नाई जन्म से ही अफ्रीकी स्टाइल के बालों के साथ पैदा हुआ था। कस्बे में यह अफवाह थी कि उसने ये हेयर स्टाइल इसलिए चुना था क्योंकि वह अपने बाल खुद काटने में बहुत आलसी था। स्निपी स्निप स्नैप, श्री बॉन्डर ने हवा में 6 कैंची फेंकते हुए कहा, जो उनकी ओर दौड़ रहे भेड़ियों के सिर में जा लगी। मेरा नाम बॉन्डर है। श्री बॉन्डर। सफेद कमीज और काली पैंट पहने एक आदमी ताजगी भरी मुस्कान के साथ भेड़ियों की ओर दौड़ता हुआ आया। वह लोंट टाउन का इकलौता दंत चिकित्सक था और जेकिल नाम से जाना जाता था। विलियम और लोंट के बाकी बच्चों ने उसे शहर का सबसे डरावना व्यक्ति चुना था। क्यों? क्योंकि वह दंत चिकित्सक था। क्या कोई ऐसा बच्चा था जो दंत चिकित्सक से नहीं डरता था? जवाब है नहीं। लोंट में हर बच्चा उससे डरता था। शहर में उसे टहलते हुए देखना ही 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को डर से चीखने के लिए काफी था। भले ही वह सुंदर था, सभ्य और शालीन दिखता था और उसके चेहरे पर हमेशा वह मनमोहक मुस्कान रहती थी, लेकिन लोंट में कोई भी समझदार बच्चा ऐसा नहीं था जो उसे देखकर मुस्कुराता हो। जेकिल भेड़ियों के झुंड के बीच में रुक गया और उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। खाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद उसने भेड़ियों को एक ताजगी भरी मुस्कान दी और फिर अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर विलियम के रोंगटे खड़े हो गए। जेकिल के चारों ओर कम से कम 20 मीटर की दूरी पर मौजूद सभी भेड़िए उसके मुंह के अंदर समा गए। कुछ ही सेकंड बाद दंत चिकित्सक ने एक जोरदार डकार ली, जिससे खूंखार भेड़िए बुरी तरह डर गए। माफ कीजिए, जेकिल ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, मेरे पास अभी भी मिठाई के लिए जगह है।
चैप्टर 28। भयानक भेड़िए चुनौती के भाव से नहीं बल्कि भय से गुर्राए। जेकिल ने मुस्कुराते हुए इन स्वादिष्ट व्यंजनों पर नजर डाली। अगर कोई लूंट के इकलौते दंत चिकित्सक को ध्यान से देखे तो उसके कुछ दांतों के बीच भेड़िए के मांस के टुकड़े फंसे हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि वह या डायर वुल्स कुछ कर पाते, आसमान से कोई नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने से धूल भरी आंधी उठी जिससे सब पीछे हट गए। जब धूल छटी तो 4 वर्ग मीटर के एक गड्ढे के बीचों बीच एक भूरे बालों वाला आदमी खड़ा था। जेम्स ने अपने आसपास का जायजा लिया, मानो वह किसी को ढूंढ रहा हो। जल्द ही उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो पेड़ की शाखा पर खड़ा था और पेड़ की छाल को गले लगाए हुए था। जैसे ही उसने अपना ध्यान युद्ध के मैदान में बचे हुए कुछ खूंखार भेड़ियों की ओर मोड़ा, उसकी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। हेलेन, कचरे के इन टुकड़ों को साफ करो, जेम्स ने आदेश दिया। जैसा आप चाहें स्वामी जी, हेलेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जंगल में मरणासन भेड़ियों की चीखों की आवाजें गूंज उठी क्योंकि बचे हुए खूंखार भेड़िए अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। स्थिति नियंत्रण में देखकर विलियम पेड़ से नीचे उतरा और अपनी मां एला की ओर भागा। एंगोरियन बकरी ने विलियम के गालों को चाटा, मानो उसे बता रही हो कि वह ठीक है। फिर भी विलियम ने उसे प्राथमिक उपचार दिया ताकि वह अपनी चोटों से उबर सके। इसके बाद उसने अपने झुंड में बची हुई बकरियों को भी प्राथमिक उपचार दिया। ये भेड़ियों के हमले से बची हुई थी और विलियम नहीं चाहता था कि इतनी दूर आने के बाद वे मर जाएं। कस्बे के नाय श्री बॉन्ड ने थियो और अन्य प्रशिक्षु चरवाहों का पता लगा लिया था। उन्होंने बच्चों को वापस लौट ले जाने का जिम्मा स्वयं उठाया, जबकि बाकी लोग युद्ध में अपने साथियों की सहायता करने चले गए। विलियम बकरियों का इलाज करने में इतना मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके दादाजी उसके पास आ गए हैं। बाकी लोग जंगल के दूसरी ओर वरिष्ठ चरवाहों की सहायता के लिए पहले ही जा चुके थे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी कुछ हजार खूंखार भेड़िए थे जो 2 शताब्दी राक्षसों के अधीन थे। इसके अलावा 1000 आदमियों वाले दानव का खतरा भी बना हुआ था, जो एक अकेले आदमी की सेना के बराबर था। घर वापस जाओ, विलियम ने 13 बकरियों को आदेश दिया। मी है, मी है, मी है। बकरियों ने विरोध में अपने खुर पटके। उन्हें लगा कि विलियम का उनके साथ वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने भी वापस न जाने का फैसला किया। जिद्दी मत बनो, विलियम ने बेचैन बकरियों को घूरते हुए कहा। एला, इन्हें समझाओ। मी, एला ने मिमियाते हुए कहा और बकरियां सावधान मुद्रा में खड़ी हो गईं। मी, मी, मी। एला की डांट सुनने के बाद 13 बकरियों ने अनिच्छा से सिर झुकाया और लूंट की दिशा में चलने लगी। ये नासमझ बकरियां हर 10 कदम पर विलियम की ओर दयनीय आंखों से देखती, मानो वे छोटे बच्चे हों जिन्हें तंग किया जा रहा हो। विलियम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। जेम्स ये सब बड़े चाव से देख रहा था। एक नजर में ही उसने देखा कि बकरियों के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। इससे उसके कुछ संदेह पुष्ट हो गए। विलियम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। विलियम ने अपने दादाजी की आंखों में देखा और पाया कि वे कितने गंभीर थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। क्या राक्षसों को मारने के बाद आप शायद अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं? जेम्स ने पूछा। इस सवाल ने विलियम को चौंका दिया। यह उसका एक राज था और उसे यकीन नहीं था कि जेम्स को यह बताना सही रहेगा या नहीं। हालांकि उसके दिल की गहराई में कहीं उसे यह एहसास हो रहा था कि अपने परिवार पर भरोसा करना ठीक है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं। जेम्स ने आह भरी। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। हो सकता है यह पूछने का सही समय न हो। हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। राक्षसों को मारने से मेरी ताकत बढ़ती है। विलियम ने झूठ बोलने के कई कारण सोचे थे, लेकिन अंत में उसने अपने दादाजी के साथ अपने रहस्यों में से एक को साझा करने का फैसला किया। जेम्स को विलियम से ईमानदारी भरा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जवाब सुनकर उसे झटका लगा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने अपने पोते के कंधे पर हाथ रख दिया। धन्यवाद, जेम्स मुस्कुराया। हमारे परिवार के अलावा किसी को भी यह राज मत बताना। समझ गया, विलियम ने उत्तर दिया। आओ, यह तुम्हारे मजबूत होने का बेहतरीन मौका है। जेम्स ने घाटी की ओर दौड़ते हुए इशारा किया। विलियम मूर्ख नहीं था। वह समझ गया था कि उसके दादाजी उसे क्या बताना चाह रहे हैं। लड़का उत्साह से अपनी मां एला की पीठ पर चढ़ गया और अपने दादाजी के पीछे पीछे युद्ध में चला गया। कोई दमदार कौशल चुनो, ऐसा कौशल जो जोरदार वार कर सके, जेम्स ने पीछे मुड़े बिना कहा। इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने मत दो। विलियम के होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया। उसके दादाजी ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो वे विलियम की परिस्थितियों को पूरी तरह समझते हो। विलियम को नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। हालांकि उसे एक बात का पूरा यकीन था,
उसके दादाजी यह सब उसके भले के लिए कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह सब खत्म होने के बाद मुझे दादाजी से खुलकर बात करनी चाहिए, विलियम ने सोचा। जेम्स का व्यवहार उसे हैरान कर गया था, लेकिन चूंकि वह उसके दादाजी थे और उन्होंने पहले ही उन्हें अपना रहस्य बता दिया था, इसलिए विलियम फिलहाल स्थिति को सहजता से स्वीकार करेगा। अपने दादाजी के शब्दों को याद करते हुए विलियम ने अपना स्टेटस पेज चेक किया। अब एक शक्तिशाली आक्रमण कौशल चुनने का समय था। डायर वुल्व्स के साथ युद्ध के बाद उसकी आइस मेज जॉब क्लास के कुछ लेवल बढ़ गए थे। गेविन के आशीर्वाद से अब उसके पास कई स्किल पॉइंट थे जिनका उपयोग वह भारी क्षति पहुंचाने वाली स्किल चुनने के लिए कर सकता था। अपने आइस मेज स्किल ट्री में उपलब्ध स्किल्स की जांच करने के बाद उसने आइस स्पाइक स्किल को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया। लेस देन बर्फ की कील 10/10 ग्रेटर देन 20 माना पॉइंट्स। जमीन से एक सीधी रेखा में नुकीले बर्फ के कांटे बनाकर नुकसान पहुंचाएं। दुश्मनों को जमा देने की भी संभावना है। पहुंचाया गया नुकसान बुद्धिमत्ता के 6 गुना के बराबर है। बॉस मॉन्स्टर्स को फ्रीज नहीं किया जा सकता। अपने बचे हुए स्किल पॉइंट को उसने अपनी आइस वॉल स्किल पर लगाने का फैसला किया। लेस देन बर्फ की दीवार 5/5 ग्रेटर देन 10 माना पॉइंट्स। लक्षित स्थान पर बर्फ की दीवार बनाता है। बर्फ की दीवार 3 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी है। बर्फ की दीवार की मोटाई 1 मीटर है। कौशल की अवधि 40 सेकंड। जैसे ही जेम्स और विलियम जंगल से बाहर निकले, उनके सामने भेड़ियों का एक विशाल काला सागर प्रकट हो गया। जंगल में विलियम ने जिन सैकड़ों भेड़ियों का सामना किया था, उनकी तुलना में भेड़ियों का यह सैलाब कहीं अधिक भयावह था। चैप्टर 29। विलियम ने अपने दादाजी की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखा। वह जानना चाहता था कि क्या वे किसी गंभीर खतरे में हैं। उसकी उम्मीदों के विपरीत सामने मौजूद भारी संख्या को देखकर भी बूढ़ा व्यक्ति अविचलित प्रतीत हुआ। अपने पोते की निगाहों को महसूस करते हुए जेम्स ने अपना सिर घुमाया और विलियम को कुछ आश्वस्त करने वाले शब्द कहे। ये तो बस मामूली लोग हैं, जेम्स ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। असली समस्या तो सेंटेनियल और मिलेनियल बीस्ट्स हैं। ये कमीने बहुत चालाक हैं और हमारा सीधा सामना नहीं करेंगे। पहले तो वे अपने सैनिकों को हम पर इस्तेमाल करके हमें थका देंगे, फिर हमला करेंगे। आकाश में बिजली चमकी और उसके बाद एक बाज की चीख सुनाई दी। जॉन और उसका साथी ब्लिट्स मिलेनियल बीस्ट के साथ लंबी दूरी की लड़ाई लड़ रहे थे। जेम्स मार्कस के पास जाकर अपनी कार्ययोजना पर चर्चा करने लगा। भेड़िए एक सेना की तरह फिर से संगठित हो गए थे, मानो अपने सेनापति के आदेश का इंतजार कर रहे हों। घाटी में हजारों खूंखार भेड़ियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। बॉस, योजना क्या है? मार्कस ने पूछा। उसने दूर विलियम और एला को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। जाहिर है, जेम्स अपने पोते को किसी कारण से साथ लाया था। जेम्स सबके सामने खड़ा होकर आसपास का जायजा ले रहा था। विलियम को छोड़कर वहां 9 लड़ाके मौजूद थे। वे सभी जटिल भावों के साथ वुल्फ टाइड को देख रहे थे। भेड़ियों के झुंड को देखकर जेम्स ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि हम झुंड के हारे हुए लोगों से लड़ रहे हैं। ये भेड़िए पुरानी पीढ़ी के हैं। क्या साल का वह समय फिर से आ गया है? मार्कस ने पूछा। अगर मुझे सही याद है तो पिछली बीस्ट टाइड को 3 साल हो गए थे, जेकिल ने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि इस साल प्रतियोगिता काफी तीव्र है। उन सभी के मन में एक ही बात थी। चूंकि यहाँ राक्षसों का प्रकोप फैल गया था, इसका मतलब था कि राज्य के आसपास के अन्य गांव और कस्बे भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे थे। चिंता मत करो, अगर आसमान भी गिर जाए तो भी लूंट सुरक्षित रहेगा, जेम्स ने घोषणा की। वहां मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक ऐसी बात थी जिस पर उन्हें कभी संदेह नहीं था। विलियम गंभीर भाव से बातचीत सुन रहा था। वह बड़ों को देख रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी मौजूदा स्थिति से ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था। विलियम को यह नहीं पता था कि बड़ों को पहले सिर्फ बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी। चूंकि बच्चे पहले ही लौट चुके थे, इसलिए वयस्कों को अब संयम बरतने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में वे भेड़ियों के झुंड का सामना करने के लिए बहुत उत्सुक थे, मानो यह कोई विशेष आयोजन हो। सर, क्या छोटे मालिक का यहाँ होना ठीक है? हेलेन ने पूछा। जेम्स ने विलियम को तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराया। उसकी चिंता मत करो, वह यहाँ सिर्फ अनुभव प्राप्त करने आया है, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो। उसके साथ रहो और ध्यान रखो कि वह भेड़िए का गोबर न बन जाए। जैसा आप कहें। हेलेन ने झुककर अभिवादन किया। जेम्स ने सबके सामने आकर अपनी युद्ध योजना बताई। पहले उन 2 शताब्दी राक्षसों को खत्म करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें मार न डालें, जेम्स ने घोषणा की। उनके अंक काट दो ताकि वे इधर उधर भाग न सकें। क्या पुराना नियम लागू होता है? एवा ने हाथ उठाया। जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैरते हुए उसके चेहरे पर खून की प्यास झलक रही थी। हवा के झोंके उसके चारों ओर ऐसे नाच रहे थे मानो वे उसके कपड़ों का हिस्सा हों। बिल्कुल, जेम्स ने सिर हिलाया।
जो भी सबसे ज्यादा भेड़ियों को मारेगा उसे 2 शताब्दी पशुओं के बीस्ट कोर मिलेंगे। ठीक है, अब बात बनी। हाँ, माफ कीजिए दोस्तों, वो कोर तो पक्के हो चुके हैं। चुप रहो मार्कस, वो कोर मेरे हैं। जैसे ही सब लोग युद्ध की तैयारी करने लगे, शोर शराबा शुरू हो गया। जेम्स ने अपने पोते की ओर देखा और सिर हिलाया। विलियम ने भी सहमति में सिर हिलाया। रास्ते में उन दोनों ने कुछ बातों पर चर्चा की थी। विलियम को वुल्फ टाइड के खिलाफ उनके अभियान में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। जेम्स ने उसे स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि वह केवल उसका आदेश मिलने के बाद ही कार्रवाई करे। लड़के को पता था कि यह हीरो बनने का समय नहीं है। उसके दादा ने उसके लिए पहले ही मंच तैयार कर दिया था। उसे बस अपनी भूमिका निभानी थी और उसका लाभ उठाना था। जेम्स ने एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी बुलाए और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक निर्भीक मुस्कान थी और वह अपने सामने मौजूद अनगिनत भेड़ियों की ओर दौड़ने लगा। हमला करो, जेम्स ने अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए युद्ध का आदेश दिया। जेकिल को छोड़कर बाकी सब उसके पीछे दौड़ पड़े। दंत चिकित्सक ने अपना सिर हिलाया और इत्मीनान से युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। कितने जोशीले लोग हैं, जेकिल ने टिप्पणी की। हालांकि वह अपने साथियों को फटकार लगाते हुए प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। युवा स्वामी, आप जो देखने वाले हैं उस पर आश्चर्यचकित मत होना, हेलेन ने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने उन्हें इतने सालों में इतना जीवंत नहीं देखा है। विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसकी चाची हेलेन किस ओर इशारा कर रही है। जंगल में हुई लड़ाई देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि लोंट के लोग उतने सीधे साधे नहीं थे जितने दिखते थे। ठीक उसी क्षण घाटी में एक जोरदार दहाड़ गूंजी और जेम्स हवा में बहुत ऊपर उछल गया। उसके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और वह निडर होकर जानवरों की लहर के केंद्र में कूद पड़ा, जैसे आकाश से कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। जेम्स ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी। इसके बाद जो हुआ वह एक जबरदस्त विस्फोट था जिसने भेड़ियों के शरीरों को मांस के पेस्ट में बदल दिया। घाटी में एक जोरदार चीख गूंज उठी जब जंगली सुअर थंडर भेड़ियों के झुंड के बीच से बुलडोजर की तरह सीधे निकल पड़ा। उसके रास्ते में जो भी आया वह टुकड़े टुकड़े हो गया। एला ने यह दृश्य देखा और मिमियाई। उसके खुर जमीन पर ऐसे पटक रहे थे मानो वह भी भेड़ियों के झुंड में घुसने के लिए बेताब हो। शांत हो जाओ माँ, विलियम ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए कहा। हमारा समय भी आएगा मी है। सच तो यह है कि विलियम जानता था कि एला अभी उस स्तर पर नहीं थी कि वह युद्ध के मैदान में उतरकर अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार गिरा सके। फिर भी उसे विश्वास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह बिना किसी बाधा के धरती पर विचरण कर सकेगी। विलियम इसे साकार करने का भरसक प्रयास करेगा। एला विलियम के मन की बात समझ गई थी। हालांकि वह निराश थी, उसने जमीन पर पैर पटकना बंद कर दिया। वह दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई देखने के लिए वहीं खड़ी रही। अचानक युद्ध के मैदान में 2 अनोखे भेड़िए प्रकट हुए। वे 4 मीटर लंबे थे और उनके नीले फर उन्हें भीड़ से अलग दिखाते थे। उनके सिर से 2 सींग निकले हुए थे और वे हरे प्रकाश से जगमगा रहे थे। दोनों चेले आ गए हैं, हेलेन ने कहा। युवा स्वामी, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों शताब्दी राक्षस हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये 100 आदमियों जितने शक्तिशाली हैं। अगर यात्रा के दौरान कभी इनसे सामना हो तो कृपया जितना हो सके भाग जाए। चिंता मत करो आंटी हेलेन, विलियम ने जवाब दिया। मैं उनसे तभी लड़ूंगा जब मुझे पूरा विश्वास होगा कि मैं जीतूंगा। 2 खूंखार भेड़ियों ने दहाड़ मारी और एक शक्तिशाली झटके से युद्ध क्षेत्र में हलचल मच गई। जेम्स और बाकी लोग पीछे हट गए, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुए। उनकी नजर में वे दोनों भेड़िए कोई मामूली चीज नहीं थे। याद रखना, उन्हें मारना मत, जेम्स ने सबको याद दिलाया। बस उनके अंक काट देना। मैं कर रहा हूं। बेकर शॉन हंसा। उसके हाथ में बेलन 10 मीटर तक ऊपर उठ गया। सबसे नजदीकी सेंटेनियल बीस्ट तोप के चारे के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए उसने बेलन को पोल वॉल्ट की तरह इस्तेमाल करके उस तक पहुंचने का फैसला किया। विलियम चमकती आंखों से शॉन को हवा में 100 मीटर की दूरी तय करते हुए देखता रहा। शॉन अपना घातक दांव खेलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर के कोने में एक बैंगनी चमक दिखाई दी। धत्तेरे की। शॉन ने तुरंत अपना बेलन वापस खींच लिया और उसका इस्तेमाल ढाल की तरह अपनी ओर आ रही बिजली की चमक को रोकने के लिए किया। एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी जब शॉन घाटी के उस पार उड़ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी लोग अचंभित रह गए। शॉन का शरीर हवा में उछला और विलियम के पीछे जंगल में जा गिरा, मानो अपने आगमन की घोषणा करते हुए। 10 मीटर ऊंचा बैंगनी रंग का भेड़िया क्रोध में दहाड़ा। उसके सिर पर 4 सींग निकले हुए थे और उनके सिरों के चारों ओर बिजली की लपटें नाच रही थीं। सिस्टम द्वारा अंतिम बॉस के आगमन की घोषणा के साथ ही पृष्ठभूमि में एक धुन बजने लगी। विलियम अपने सामने खड़े बॉस मॉन्स्टर को देखकर बस अपनी लार निगलने को मजबूर हो गया।
वह जानता था कि उसकी वर्तमान क्षमता के हिसाब से इस बॉस को हराना मात्र एक सपना था। चैप्टर 30। जेम्स ने अपनी जीभ चटकाई। अगर यह कोई साधारण मिलेनियल बीस्ट होता तो उसे इससे निपटने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उसके सामने मौजूद बीस्ट में बिजली तत्व की शक्ति समाहित थी। इस कमीने को मारना थोड़ा मुश्किल है, जेम्स ने आसपास का जायजा लेते हुए सोचा। हालांकि शॉन पर बिजली गिरी थी, लेकिन वह उसे मारने के लिए काफी नहीं थी। यही कारण था कि जेम्स और बाकी लोग चिंतित नहीं थे। सर, आपके आदेश क्या है? मार्कस ने पूछा। जल्दी नहीं है, मेरा बेटा रास्ते में है, जेम्स ने जवाब दिया। मानो उन्हीं शब्दों का इंतजार करते हुए 6 आदमी जंगल से बाहर निकले। उनका नेतृत्व मॉडरेट कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि शॉन भी उस समूह में शामिल था। उसके कपड़ों के जलने के अलावा उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। इतनी देर क्यों लगा दी? बेटे के आते ही जेम्स ने चिढ़कर कहा। मुझे लोंट की रक्षा के लिए लोगों को नियुक्त करना पड़ा, मॉडरेट ने जवाब दिया। अरे, बिजली की तरह का मिलेनियल बीस्ट, सच में बदकिस्मती है। हाँ बिल्कुल, जेम्स ने आह भरी। अगर यह कोई और तत्व होता तो मैं अब तक इससे निपट चुका होता, लेकिन यह तो बिजली वाला ही होना था। सफेद बालों वाला एक व्यक्ति, जो लगभग 90 वर्ष का लग रहा था, आगे की ओर बढ़ा। वह अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और उसका झुर्रीदार चेहरा मिलेनियल बीस्ट को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई परेशान करने वाला मेहमान हो। परेशान करने वाले कीड़े मकोड़े, बुरे आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। उनका नाम ओवन था। वे एक जीवन विशेषज्ञ थे और लोंट में उनका बहुत सम्मान था। चोट या बीमारी से पीड़ित हर कोई इलाज के लिए उनके घर जाता था। वे लोंट को नुकसान से बचाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। सभी ने जादूगर की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। खैर, चूंकि सब लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि अब सफाई करने का समय आ गया है, जेम्स ने घोषणा की। मॉडरेट, जेकिल और मैं मिलेनियल बीस्ट से निपटेंगे। मार्कस, जॉन, शॉन, आप लोग सेंटेनियल बीस्ट में से किसी एक से निपटें। आप चाहें तो उसके अंग काट सकते हैं, लेकिन उसे मार मत डालना। जेम्स थोड़ी देर रुका और दूर तैरती हुई महिला को देखने लगा। एवा और बाकी चरवाहों, तुम लोग दूसरे शताब्दी राक्षस से निपटो। हमारा क्या होगा? एक आदमी कड़ाही और करछी लिए हुए पूछा। उसका नाम गॉर्डन था। वह लोंट में स्थित एकमात्र शराबखाने, जिसका नाम स्लीपिंग फॉरेस्ट था, का मालिक और रसोया था। गॉर्डन, तुम और तुम्हारे जैसे तमाशबीन लोग छोटे मोटे लोगों का सफाया कर दोगे, जेम्स ने सोच विचार करने के बाद कहा। दर्शक दीर्घा। अच्छा, ये बुरा नहीं लगता। वीणा पकड़े एक बौने ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम फेराइट था। वह राज्य का घुमंतु कवि था। दर्शक दीर्घा हमेशा मुझे प्रदर्शन करते हुए देखती थी। कभी कभी किनारे पर रहना भी अच्छा होता है। छोटे मोटे दुश्मनों को निपटाना आसान काम नहीं है। बूढ़ा साहब तो उन सबको मारने में बहुत आलसी है। कस्बे के लोहार बारबातोस ने अपना मित्रिल हथौड़ा उठाया। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ। लोहे की सिल्लियों की जगह भेड़ियों के सिर कूटना एक अच्छा बदलाव है। ओवन ने अपनी छड़ी उठाते हुए आह भरी। चलो इसे जल्दी खत्म कर लेते हैं। अगर मैं देर से घर आया तो मेरी पत्नी परेशान हो जाएगी। जीवन के जादूगर ने मंत्रोच्चार किया और सभी लोग प्रकाश में नहा गए। सामूहिक आशीर्वाद। विलियम को अपने शरीर पर हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर नई शक्ति आ गई हो। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने अपना स्टेटस पेज खोला और जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसके सभी आंकड़े 100 अंक बढ़ गए। ये कैसी जादूगरी है? विलियम लगभग चीख पड़ा। उसने सोचा था कि मामा एला को शक्ति देने के लिए उसने जिन कौशलों का इस्तेमाल किया था, वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। भला किसने सोचा होगा कि उसके मामूली कौशल एक लाइफ मैगस के आशीर्वाद के एक भी कौशल के सामने टिक नहीं पाएंगे। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई थी। सामूहिक जल्दबाजी, सामूहिक सुरक्षा, मास ऑक्स की ताकत, सामूहिक बिल्ली की प्रार्थना, सामूहिक जादुई चपलता। विलियम का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अपने स्टेटस पॉइंट्स में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी देखी। पहले तो उसे लगा कि मास ब्लेसिंग तो पहले से ही कमाल की है, लेकिन बाकी स्किल्स ने उसे एहसास दिलाया कि वह अभी भी कुएं का मेढक ही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन द्रव्यमान बैल की ताकत ग्रेटर देन। यह मंत्र शक्ति में जोड़ 100 का संवर्धन बोनस प्रदान करता है। कौशल की अवधि 30 मिनट। लेस देन सामूहिक बिल्ली की कृपा ग्रेटर देन। यह मंत्र चपलता में जोड़ 100 का संवर्धन बोनस प्रदान करता है। कौशल की अवधि 30 मिनट। लेस देन सामूहिक जादुई चपलता ग्रेटर देन। यह मंत्र चपलता में जोड़ 100 का संवर्धन बोनस प्रदान करता है। कौशल की अवधि 30 मिनट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम ने चमकती आंखों से लाइफ मैगस की ओर देखा। क्या मुझे भी लाइफ मैगस बनना चाहिए? विलियम के अंदर जोश भर आया। यह तो वाकई बहुत ही शानदार है।
एला भी अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रही थी। उसने लड़ने के इरादे से अपने खुर पटके। अगर विलियम उसकी पीठ पर सवार न होता तो वह अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए भेड़ियों पर टूट पड़ती। जेम्स ने अपने पोते की ओर देखा और सिर हिलाया। विलियम, तुम भी तमाशा देखने वालों में शामिल हो सकते हो और छोटे मोटे लोगों को बाहर निकाल सकते हो, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलेन, उस पर नजर रखना। जी सर, हेलेन ने उत्तर दिया। फिर जेम्स ने ओवन की ओर देखा। ओवन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पोते पर नजर रखूंगा। धन्यवाद, बस अब चले जाओ, ओवन ने अधीरता से कहा। मेरी पत्नी, ठीक है, हम चल रहे हैं। दोस्तों, जल्दी करो, अगर हम देर करेंगे तो उस बूढ़े बेचारे की जान जा सकती है। हंसी की गड़गड़ाहट के साथ असाधारण सज्जनों और महिलाओं का समूह भेड़ियों के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। जेम्स, मोड्रेड और जेकिल सीधे मिलेनियल बीस्ट की ओर भागे। उन्हें बाकी लोगों को अपने लक्ष्यों को हराने के लिए कुछ समय देना था। मामा एला, चलो चलें, विलियम ने दृढ़ निश्चय से कहा। बेस्टो, झुंड के नेता, स्टील के हथियार, मी है। विलियम को अपनी पीठ पर लादे हुए एंगोरियन बकरी एक उग्र बैल की तरह खूंखार भेड़ियों की ओर दौड़ी। एला के सभी आंकड़े सैकड़ों में थे। जब तक वे शताब्दी और सहस्राब्दी राक्षसों से नहीं लड़ते, अल्फा भेड़ियों सहित कोई भी खूंखार भेड़िया उन्हें हरा नहीं सकता था। हेलेन विलियम के पीछे पीछे चली और उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी रही। वह लड़के को अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी लहराते हुए देखकर मजे ले रही थी। जब भी वह अपनी लकड़ी की छड़ी घुमाता, दर्जनों खूंखार भेड़िए ऐसे उड़ जाते जैसे वह सूखे पत्ते झाड़ रहा हो। एला का स्वभाव अधिक सीधा था। वह बस एक ही दिशा में दौड़ती थी और जो भी उसके रास्ते में आता, वह उसके सींगों से टुकड़े टुकड़े हो जाता। युद्ध क्षेत्र में एक जोरदार चीख गूंज उठी। थंडर, जंगली सुअर, ने एला के अथक आक्रमण को देखा और उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हुई। मार्कस अन्य लोगों के साथ शताब्दी राक्षसों से लड़ रहा था, जबकि थंडर का काम छोटे मोटे दुश्मनों को नष्ट करने में मदद करना था। मी है, फक फक करना, मी है, फक फक करना। वे दोनों जानवर अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को ऐसे रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे मानो उनमें मुर्गी का खून भर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था मानो दोनों के बीच दुश्मनी चल रही हो और वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। दूसरी ओर विलियम की आंखें बेतहाशा जल रही थीं। उसकी नजर में ये सभी भेड़िए मुफ्त अनुभव अंक थे। ये किसी खेल के बोनस स्टेज जैसा था, एक ऐसा चरण जहां आप एक निश्चित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अगर उसने इस अवसर का पूरा फायदा नहीं उठाया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। लड़के ने शांत रहने का इरादा छोड़ दिया और अपने अंदर व्याप्त युद्ध की तीव्र इच्छा के आगे झुक गया। मैग्नम बर्स्ट, मैग्नम बर्स्ट, बर्फ की कील, विलियम ने गुस्से में अपनी लाठी लहराई। तुम्हारा सारा खर्चा मेरा है। तेज धार वाली बर्फ की नुकीली चट्टानें जमीन से ऊपर उठी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को छेदती चली गई। वह छोटा लड़का इस दौरान जितना हो सके उतना अनुभव अंक हासिल करने के लिए बेताब था। दूर से विलियम को देख रहे हेलेन और ओवन ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वे उस शरारती बच्चे को बचपन से जानते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने उसे किसी वास्तविक युद्ध में जादू का इस्तेमाल करते देखा था।